अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से एक यस या थम्स अप भेज दीजिए। आज से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही प्यारा चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जहां पे अगेन बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, इनफैक्ट पूरा चैप्टर ही ऐसी बात होगी जो मैं एवरी डे अपनी लाइफ में सिंस इयर्स प्रैक्टिस करती आ रही हूं। सो ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है भैया? वो कर्सर हटाना पड़ेगा। यस, हेलो हेलो रक्षिता, अस्मा, असीफा, सलाम, दिव्यांश, अनीशा, वर्षा, प्रीति, बिलवाल, नुहा। मैं बिल्कुल अच्छी हूं, आप लोग कैसे हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून हो गया। यस, 12 बज चुके हैं। आई होप कि आपके 12 नहीं बज रहे हैं जूलॉजी के अंदर। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ बेटा। अब तो और दिल गार्डन गार्डन हो गया आपकी क्लास में आके। तो आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन अ वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर। मिनिमम 2 से 4 क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं, बट जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, एनटी की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं है। कभी भी किसी भी साल किसी भी चैप्टर से कितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमें हर चैप्टर को 100% प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, स्पेशली इनफर्टिलिटी का पार्ट से, जो बहुत कॉन्सेप्चुअल है। डायरेक्टली एनसीईआरटी को रटकर काम नहीं चलता है। और ये कई सारे टॉपर्स ने भी बताया है कि किसी किसी साल इससे इतना बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया है कि अगर आपका दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप गड़बड़ा जाएंगे और गलत आंसर मार्क कर देंगे। तो बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर के अंदर हम कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधन की बात करेंगे, हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात करेंगे, हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करेंगे और हम इनफर्टिलिटी की बात करेंगे, निसंतानता, जिसकी मैं सुपर स्पेशलिस्ट हूं। आपको पता है मैं एक MBBS MS गायनैक हूं, तो गायनैक तो मेरी स्पेशलिटी है। MS 3 इयर्स गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में, और उसके बाद फिर आई सुपर स्पेशलाइज्ड इन इनफर्टिलिटी, जिसमें IVF, IUI, AI, गिफ्ट, जिफ्ट, एम्ब्रियो ट्रांसफर, सरोगेसी, ये सब आता है। दिस इज द वर्क आई डू इन माय डेली लाइफ। तो इनफर्टिलिटी तो मैं आपको सिर्फ एक पेज के अंदर पूरी समराइज्ड वे में एक एक कॉन्सेप्ट के साथ बता दूंगी, बहुत मजे आएंगे। एक्साइटेड है सब इस चैप्टर को लेकर? अरे वाह, जिरकॉन कह रहा है मैम 175 आए हैं आउट ऑफ 180 ऑफ कोर्स एग्जाम में। बहुत बढ़िया, टेस्ट में। वेरी गुड बेटा। अरे वाह, धीरज संजय 360 आउट ऑफ 316 बायोलॉजी। क्या बात है, क्या बात है। स्पर्शिका, अगर बैकलॉग है बेटा तो प्लीज बैकलॉग कंप्लीट करिए, कोशिश करके जनवरी एंड तक अपने बैकलॉग्स खत्म कर दीजिए। फेब्रुवरी से बैकलॉग का कोई टेंशन बैक ऑफ द माइंड में नहीं चलना चाहिए। 155, 180, 166, 165, 180, 180, 163, 165, 125, 180, 180, 160, 175, 180, 110, 155, 156। बहुत बढ़िया बेटा। जिसके 180 आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिसके उससे कम आ रहे हैं देखो कहां कमी हुई है। गणेश 95, 100, 120, 158, 80। बेटा कोई बात नहीं है, किसी के कम मार्क्स है कोई बात नहीं, ये देखो कि कहां कमी हो रही है, कौन सा टॉपिक है जो वीक हो गया, क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, क्या सिली मिस्टेक थी, क्या मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था, क्या मैंने इफ नहीं देखा, नॉट नहीं देखा, एक्सेप्ट नहीं देखा, इनकरेक्ट नहीं देखा। ये छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। क्या मेरा रिवीजन नहीं हुआ था इसीलिए 2 ऑप्शंस में मुझे कंफ्यूजन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेस्ट में क्वेश्चंस कहां से गलत होते हैं? सबसे पहली गलती होती है कि हमने क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं करा, इनकरेक्ट नहीं देखा, बिकॉज नहीं देखा, असर्शन रीजन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हम। क्या ऐसी कोई गलती हुई है? एक्सेप्ट नहीं देखा। नंबर 2 गलती होती है कि जो स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो रीड करने में कोई एक वर्ड मिस हो गया। बेस की जगह PTO लिखा था, क्या हमसे वो मिस हो गया? तो क्या हमने क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड रीड नहीं करा, कोई एक वर्ड के कारण गलत हो गया। नंबर 3 होता है कि हमने क्वेश्चन तो अच्छे से रीड करा था पर हमें 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो गया क्योंकि हम रिवाइज नहीं कर पाए थे लास्ट मोमेंट पे। तो पहले ये पता करो कि कमी कहां हो रही है, गलती कहां हो रही है, मार्क्स कहां डिडक्ट हो रहे हैं, फिर उस पर अकॉर्डिंगली हम वर्क करेंगे। मैं हमेशा एक बात बोलती हूं, आप इसको गुरु मंत्र की तरह समझ लो अपनी गुरु मां की तरफ से, कि भले ही एक क्वेश्चन छूट जाए पेपर में पर जो कर रहे हो वो सही होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन गलत रीड करते हैं, सिली मिस्टेक हो जाती है, उस कारण से मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो आप
पर क्वेश्चन 10 to 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स एक्स्ट्रा दीजिए, धीरे धीरे उसको पढ़िए, भले ही आपके 1-2 क्वेश्चन छूट जाए, और छूटेंगे भी नहीं। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे 15-20 डेज, 1 महीने में आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी और सिली मिस्टेक्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस चैप्टर के लिए, बहुत मजेदार, बहुत प्यारा चैप्टर है। तो जरा सबके चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। आइए उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खूब खुशी खुशी पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलरली पढ़ना है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन कट्टर डीपीपी के साथ सॉल्व हो गया था। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसका समरी लेक्चर, पीवाईक्यू लेक्चर मैंने आपको करने के लिए दिया था, पॉडकास्ट के थ्रू रिवीजन करने के लिए कहा था, होमवर्क दिया था, वो कंप्लीट कर लिया है? जरा यस लिख कर भेजिए। मैं एक पोल लगा देती हूं बेटा। पोल में ए है यस, होमवर्क कंप्लीट, और बी है नो, और सी है पार्शियल कंप्लीट। 50%, 60%, जो भी, पार्शियल कंप्लीट। बताइए। नहीं, वो जो भूल गए वो इसी में आ गए, नो में। आप भूल गए, करा नहीं, वो आप जानो। देखो कितने सारे मी तो लिख कर आ रहे हैं चैट्स में, कुछ 1-2 नो भी लिख रहे हैं। बेटा नो है तो क्यों नो है, क्या किया फिर? मैंने आपसे कहा था मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी ना ईश्वर डॉक्टर बना देंगे अपने को बेटा, जीवन दे रहे हैं अपने हाथ में। चलो, तो मैं यस मानकर एक बार देख लेती हूं। ओ 44% का यस है, वेरी गुड, और 24% पार्शियल। मतलब अगर मैं 44 और 25 मान लूं, 44 और इसे 25 मान लूं, तो भी 69%, यानी ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स ने होमवर्क ट्राई करा है, जिसमें से 45% ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है और बाकी के 25% ने पार्शियल करा है। तो ये जो नो वाले हैं ये बिल्कुल जाग जाएं, क्योंकि आपका करियर खतरे में हो सकता है, आपका नीट एग्जाम खतरे में हो सकता है। ऑलरेडी 70% स्टूडेंट्स कमर कस चुके हैं और बिल्कुल बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। हेल्थ इश्यू हो गया था, एक स्टूडेंट ने लिखा है, तो बेटा हेल्थ के लिए प्लीज डॉक्टर को दिखाइए। हेल्थ इश्यू हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने को हेल्थ को रिकवर करना बहुत जरूरी है। विंटर्स हैं, तबीयत का बहुत ध्यान रखो, खाने पीने का बहुत ध्यान रखो, ठंड का बहुत ध्यान रखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना? ठीक है, चलिए आइए तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्यारी प्यारी सी हेडिंग डालेंगे चैप्टर के नाम की, जो हम हमेशा करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर को एक कहानी की तरह पढ़ो, मस्त इंजॉय करके, लाइक अ स्टोरी। बहुत मजे आएंगे आपको, सुनिए ध्यान से। स्टूडेंट्स, पहले ये समझो कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ, पहले जमाने में ये मानते थे कि हेल्थ, जिसे हम हिंदी में स्वास्थ्य कहते हैं, उसका मतलब होता है फिजिकल हेल्थ, मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, यानी कोई बीमारी ना होना, ये माना जाता था हेल्थ का मतलब। पर मैं आपको एक सिचुएशंस देती हूं, कुछ सिचुएशंस देती हूं, आप बताना कि उस समय पर आप हेल्दी फील करोगे या नहीं। आप फिजिकली बिल्कुल हेल्दी हो, कोई बुखार नहीं, कोई खांसी जुकाम नहीं, बिल्कुल शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ हो, पर आपका अपने कोई क्लोज फैमिली मेंबर के साथ या कोई क्लोज फ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाए, बहुत बुरा झगड़ा हो जाए, कहासुनी हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो बोले अब मैं तेरे से कभी जीवन में बात नहीं करूंगा, और बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो जाए, क्या आप हेल्दी हैं? क्या आप अपने स्टडीज पर, अपने काम पर कंसंट्रेट कर पाएंगे? नहीं। यानी सिर्फ फिजिकली हेल्दी होना जरूरी नहीं है, मेंटली भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है। चलो मैं दूसरी सिचुएशन देती हूं। मान लीजिए कि इंसान फिजिकली भी हेल्दी है, मेंटली भी बिल्कुल हेल्दी है। हस्बैंड वाइफ है, बहुत खुश है, आपस में बहुत प्रेम है, शारीरिक रूप से दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया काम करते हैं, खुश रहते हैं।
उनके कोई चाइल्ड नहीं है, वो हैप्पी है, वो सोचते हैं कोई बात नहीं है यार, हम आगे जाके अडॉप्ट कर लेंगे, बाद में ट्रीटमेंट करा लेंगे, देख लेंगे। लेकिन वो जहां भी समाज में जाते हैं, कोई शादी में जाते हैं, कोई फंक्शन में जाते हैं, तो वहां हर कोई उनको इनडायरेक्टली टॉर्चर कर रहा है, इनडायरेक्टली टॉन्ट मार रहा है। कभी कभी तो कुछ बहुत नेगेटिव बोल देता है, शादी को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चा नहीं है। वो उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समाज को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या वो हेल्दी होंगे? क्या हम कहेंगे वो बातें उनके अंदर नहीं घर करेंगे? स्टूडेंट्स कोई कितना भी थिक स्किन्ड हो, लेकिन जब कहीं से एक बार तो दिल पे लगती है, फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं, अपने को क्या करना, क्या दूसरे जो बोल रहे हैं क्या सोचना, लेकिन एक बार तो हर्ट होता है। और वही चीज अगर आपके क्लोज रिलेटिव से आए, क्लोज फैमिली से आए, तो और ज्यादा प्रभाव डालती है। यानी केवल फिजिकल नहीं, मेंटल, सोशल, इवन लोगों का बिहेवियर, इमोशनल हेल्थ, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाकर हम कहेंगे कि एक इंसान हेल्दी है, उस पर कोई प्रेशर्स नहीं है, कोई समाज का प्रेशर नहीं है, उसका बिहेवियर नॉर्मल है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से खुश है, तो हम कहेंगे वो हेल्दी है। और आजकल तो इसीलिए मेंटल हेल्थ की इतनी बात भी होने लग गई है। पहले मेंटल हेल्थ की बात ही नहीं होती थी, पहले ये बातें होती नहीं थी कि मैं दुखी फील कर रहा हूं। क्यों दुखी फील कर रहे हो भाई, ये तो लाइफ है, सबके साथ ऐसा नहीं। अब ये बातें होती हैं, विच इज वेरी गुड। यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी ये माना कि हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट वेलबींग, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, हर तरीके से हेल्दी इंसान हेल्दी है। ये तो ओवरऑल हेल्थ हुई। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर अगर हम इस बात को फिट करें तो इसका क्या मतलब है? पहले ऐसा मानते थे कि रिप्रोडक्शन अगर फिजिकल लेवल पर सही है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल है, हस्बैंड का टेस्टिस नॉर्मल है, सीमन नॉर्मल है, स्पर्म मोटिलिटी नॉर्मल है, वाइफ की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नॉर्मल, ओवरी, फैलोपियन यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना नॉर्मल है, यानी फिजिकली रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। लेकिन अब ये मानते हैं कि मान लो ये सब हेल्दी है, लेकिन उनके फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उस कारण से वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, सोशली सामाजिक रूप से प्रेशर है, लोगों के बिहेवियर में चेंजेस है, व्यवहार में चेंजेस हैं, तो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ गड़बड़ है, ये माना जाएगा। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये माना है कि अगर रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में, आयाम में, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, हर तरीके से हेल्दी है, तो ही बोलेंगे उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ परफेक्ट है। यहां तक समझ में आया? चलो, इस बात को अब हम लिखेंगे जो एनसीईआरटी की लाइन है। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें, सीधी सीधी भाषा में, सिंपल टर्म्स में, एनसीईआरटी की लाइंस हैं बेटा। तो अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हैं, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं विथ नॉर्मल फंक्शनिंग, विथ नॉर्मल फंक्शनिंग, तो वो हो गई रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी सिर्फ शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद ये चैप्टर एनसीईआरटी में लिखा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, इट इज टोटल वेलबीइंग, टोटल हर तरीके से, टोटल वेलबीइंग in all aspects of reproduction, in all aspects of reproduction, that is, क्या क्या आयाम है बेटा? 4 आयाम हमें याद रखने हैं। एक छोटी सी ट्रिक बताती हूं, पेब्स, 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 यानी फिजिकल,
इमोशनल, behavioral and social all aspects, पेप्स, तो हम कहेंगे वो इंसान हेल्दी है। सॉरी, लिख लिया यहां तक। अब पेब्स में ए मत कर देना, पैब्स, और फिर ए से सोचते रहोगे ए से क्या था, ए से क्या था, ए से क्या था। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए। मेंटल इसी में आ जाएगा बेटा, इमोशनल, मेंटल, वो सब एक साथ आ गया। हो गया तो जरा डन कर दो, पेप्स पेप्स पेप्स। नाउ, जब हमारी कंट्री को अंग्रेजों से आजादी मिली 1947, उसके 4 इयर्स के बाद यानी 1951 में इंडिया वॉज अमंग्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में चंद जो देश थे उनमें से पहला इंडिया था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करा। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का सिंपल सा मतलब था फैमिली को प्लान करना। फैमिली को प्लान करने का मतलब कब बच्चे करने हैं तभी बच्चे हो, तभी प्रेगनेंसी हो, यानी गर्भ निरोधन, कॉन्ट्रासेप्शन की बात उसमें की गई। गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रासेप्शन, फैमिली प्लानिंग, जब मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसीज ना हो, जब वांटिंग हो तभी प्रेगनेंसीज हो, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू करी ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में रखी जा सके। जैसे बसेस के ऊपर, रेडियोस पे, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स पे होर्डिंग्स लगाए, हम दो हमारे दो, बच्चा एक ही अच्छा, है ना। इस तरह के प्रोग्राम्स बनाने शुरू करे जिससे कि फैमिली प्लानिंग को लेकर अवेयरनेस क्रिएट हो। इसमें मेन कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधन के बारे में बताया गया। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो निरोध नाम का मेल्स के लिए कॉन्डोम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जाता है, और इसी तरह फीमेल्स के लिए कॉपर टी, मैं आगे सिखाऊंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती है। तो ये कुछ तरीके सरकार ने शुरू करे 1951 आजादी के 4 साल बाद, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और ये तय हुआ कि हर 10 साल में हम असेसमेंट करेंगे कि ये कितना सक्सेसफुल है, कितना पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है, और अगर इसमें कुछ और एड ऑन्स करने तो वो करते रहेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक बजट भी तय हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे करीब 30 साल के बाद गवर्नमेंट को यह रियलाइज हुआ कि रिप्रोडक्शन हेल्थ अगर रखनी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो केवल फैमिली प्लानिंग ही एक बात नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं होती है। कहानी की तरह समझो, जैसे अगर हम एक छोटे बच्चे के हिसाब से बात करें, एडोलेसेंस के हिसाब से, लड़का या लड़की, टीनेजर, तो सेक्स एजुकेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सेक्स क्राइम्स के बारे में बताना बहुत जरूरी है। कहीं पर अगर गलत सेक्सुअल बिहेवियर हो रहा है, बैड टच हो रहा है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, तो वो उसको अपने घर में आके, पेरेंट्स से आके शेयर कर सके, उसके बारे में बता सके, वो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जो इंजीनियर्स हो, सीए हैं, एमबीएज हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अलग अलग डिग्रीज वाले, उन्हें तक नहीं पता होता कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में कितना ड्यूरेशन में घबराने की जरूरत है। 2 दिन भी ऊपर नीचे होते हैं, उनको लगता है हमारी साइकिल्स गड़बड़ हो गई, जबकि हम जानते हैं 21 डेज से 35 डेज के बीच में भी अगर साइकिल आती है, इट इज नॉर्मल। हम थोड़ा और एज की अगर बात करें तो आज भी कॉन्ट्रासेप्शन का कंप्लीट नॉलेज नहीं है इंडिया के अंदर। अभी भी लोगों को नहीं पता है कि मेंस्ट्रुअल फेज जो है, मतलब विच डेज ऑफ द साइकिल आर परफेक्ट टू हैव सेक्सुअल कॉइटस इफ यू वांट टू कंसीव, या विच डेज यू शुड नॉट हैव कॉइटस इफ यू डोंट वांट अ प्रेगनेंसी। तो अभी भी सेफ पीरियड, फर्टाइल पीरियड, इसकी नॉलेज नहीं है। हम और बात करें तो बहुत सारी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, जैसे कि बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होना, या बिल्कुल ब्लीडिंग कम होना, या जल्दी जल्दी पीरियड्स आना, या धीरे धीरे देर देर से पीरियड्स आना, या पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होना। कई जगह पर लड़कियों को इतना पेन होता है पीरियड्स में, घर वाले ध्यान ही नहीं देते हैं, वो बोलते हैं कोई बात नहीं है, क्योंकि गांव में किसी ने बोल दिया कि ये तो शादी के बाद, डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। पता पड़ा उस बच्ची के ओवरी में चॉकलेट सिस्ट है, जिसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं।
सिंपल सी एक सोनोग्राफी से वो डायग्नोज हो सकती थी, वो ट्रीट हो सकती थी। किसी दिन इमरजेंसी हो गई, बेचारी की ओवरी तक निकालनी पड़ती, और अब उतने फॉलिकल्स ही उसके वेस्ट हो गए, इमरजेंसी में लैंड अप हो गई वो। तो इस तरह की अवेयरनेस होती ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जैसे सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, उनकी नॉलेज भी बहुत जरूरी है। ये सब भी तो रिप्रोडक्शन का पार्ट है। लोगों को सिम्टम्स ही नहीं पता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, पोस्ट मीनोपॉजल, अगर किसी के पीरियड्स पूरी तरह चले गए, कोई लेडी है 50 इयर्स की हुई, उसके पूरे पीरियड्स खत्म हो गए, 6 महीने साल भर से उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, मीनोपॉज हो चुका है, उसके 1 साल बाद उसको थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई, जरा सी, उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसने कहा हो गई होगी, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, जागृति नहीं है, जागरूकता नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। अचानक से कुछ दिन बाद उसको कुछ मेजर सिम्टम्स आए, डायग्नोसिस बनाया, पता पड़ा सर्वाइकल कैंसर था। क्योंकि मीनोपॉज के बाद अगर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी आ रहा है, इट इज वेरी वेरी डेंजरस, इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। और वो सर्वाइकल कैंसर बहुत फैल चुका है, ओवरीज में, यूट्रस में, सब जगह फैल चुका है, स्टेज 3 स्टेज 4 हो चुका है, मैंने ऐसे कितने ही केसेस देखे हैं। तो ये सब अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लड़का लड़की को लेकर अवेयरनेस, ताकि फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या रोकी जा सके, ताकि बॉयज और गर्ल्स का सेक्स रेशियो डिस्टर्ब ना हो। वरना एक दिन ऐसा आएगा, वो कहते हैं ना कि बेटी नहीं पढ़ाओगे, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, सारी सोसाइटी का डायनेमिक्स ही डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने एक बहुत खतरनाक मूवी देखी थी, जो मैं देख भी नहीं पाई थी एक्चुअली, मैंने 5-7 मिनट देखी थी, उसके बाद मैंने गूगल पे उसकी स्टोरी पढ़ ली थी केवल, मातृभूमि करके, आप भी बिल्कुल मत देखना। उसमें आज से बहुत साल बाद की बात बताई थी, बहुत पुरानी मूवी है, कई साल बाद, जब लड़कियां कम हो जाएंगी और वहां पर एक लड़की की शादी 5 लड़कों से कर दी जाती है, भाइयों से। इट वॉज हॉरिफाइंग, इट वॉज हॉरिफाइंग। तो सेक्स रेशियो को मेंटेन करना, उसकी नॉलेज देना, लड़का लड़की एक समान, इसकी बात करना। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बताना। बहुत सारे बच्चे हैं जो माल नरिश रह जाते हैं, माँ का प्रॉपर दूध नहीं मिल पाता उनको, उस कारण बच्चों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। हमने पढ़ा है जो कोलेस्ट्रम है फर्स्ट मिल्क के, उसमें आईजी एंटीबॉडीज होती है, बच्चे को कई तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और हमारे इंडिया में जो नवजात शिशु है, इन्फेंट्स है, 1 साल तक के बच्चे हैं, उनकी जो डेथ रेट है वो काफी हाई होती है। यही नहीं, प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए बाय गायनेक्स, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना। कायदे से अगर कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो उसे गायनेक के पास जाना चाहिए। बेटा, प्रेगनेंसी के पहले ही फॉलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट कर देते हैं। फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी सस्ती सी दवाई है, दिन में 1 गोली है, पर वो जब वो लेडी प्रेग्नेंट होगी तो वो जो फीटस है उसके स्पाइन में प्रॉब्लम ना हो। ऐसे कई केसेस हैं जहां मदर को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है और बच्चे में स्पाइन की प्रॉब्लम होती है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड तक पैदा होता है। प्रेगनेंसी के पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कायदे से, ताकि फॉलिक एसिड चेक किया जा सके, मदर का आयरन लेवल चेक किया जा सके, कैल्शियम लेवल चेक किया जा सके, क्योंकि प्रेगनेंसी में इन सब की डिमांड बढ़ जाती है। मदर का हार्ट, किडनी सब फंक्शन ढंग से कर रहा है या नहीं। मेरा जहां इनफर्टिलिटी सेटअप था, वो वहां पर हार्ट के बहुत पेशेंट्स आते थे। नियर बाय देयर वाज अ वेरी फेमस हार्ट हॉस्पिटल। यंग लड़कियां हो, अचानक से कोलैप्स होकर आती थी, उनके दिल में छेद था, उनके हार्ट में वैल्व्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो गए थे, जो अपन पढ़ते हैं ना, राइट एवी वैल्व, लेफ्ट एवी वैल्व। और उस कारण से अब जब वो प्रेग्नेंट होती थी तो हमारे पास भेजती थी, क्योंकि दैट बिकम्स अ हाई रिस्क केस, क्योंकि हार्ट पर, किडनी पर, सब पर लोड पड़ता है प्रेगनेंसी में, पूरा फीटस का, क्योंकि मदर के हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना है, क्योंकि फीटस को भी देना है, उसका हार्ट तो वैसे ही वीक है। सो यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम गांव में देखते हैं 7-7, 8-8 महीने तक कोई जाता ही नहीं है डॉक्टर के पास, क्योंकि मदर इन लॉ कह देती है, या मदर कह देती है, या कोई दादी जी, नानी जी या दाई है, वो कह देती है कि कोई जरूरत नहीं, हम तो ऐसी ही रोटी बनाते बनाते चले गए थे हॉस्पिटल, हमारी तो डिलीवरी भी हो गई, हम तो वापस आके फिर रोटी बनाने लग गए, तुम्हारी नखरे हैं ये नखरे नहीं है। टाइम्स हैव चेंज्ड, हमारी फिजिकल एक्टिविटी चेंज हो गई है। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो नीचे पैर पर उकड़ू बैठकर, आज भी गांव में करते हैं, वैसे बैठकर रोटियां बनाते थे, काम करते थे, खेतों में काम करते थे, जिससे जो पेल्विक मसल्स होती थी वो बहुत स्ट्रांग होती थी और इसीलिए उनकी डिलीवरी बड़ी इजी होती थी। लेकिन अब जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, बिकॉज अब मेंटल वर्क ज्यादा हो गया है,
हम पढ़ाई लिखाई में हो गए हैं, हम अपना काम भी इवन पोछा भी अगर हमसे कोई बोले उकड़ू होकर 2 पैर पे बैठ के लगा लो तो नहीं लगा पाएंगे, वाइपर से लगाएंगे, या झाड़ू भी हम ऐसे ऐसे लगाएंगे, पूरा बैठ के नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण हमारी मसल्स इन जनरल वीक हो गई हैं। जिमिंग करनी पड़ती है तो जाके कुछ मसल्स बनती हैं, पहले तो काम ही था चक्की पीसते थे। ये सब सुनो, ये सब मजाक नहीं हो रहा है, ये सब चैप्टर ही पढ़ा रही हूं आपको, ये सब कुछ अभी यहां पर आएगा, कहानी की तरह पढ़ो, सब कुछ याद आएगा। सो टाइम्स हैव चेंज, खाना पीना चेंज हो गया है, खाना बहुत सारा अडल्ट्रेटेड हो गया है, वो प्योर घी मक्खन वो सब बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर गांव में लेडी को आने ही नहीं दिया डॉक्टर के पास में, बोले कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, पैरों में सूजन आ रही है, बोले कुछ नहीं है, तो काम ना करने के बहाने हैं, इनको तो बैठना है, इनको तो पैर ऊपर करना है, इनको तो लेटना है, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। सूजन आए जा रही है, पता पड़ा उसका बेचारी का बीपी बढ़ गया था, अचानक से एक दिन फिट्स आए, एपिलेप्सी आई, कोलैप्स होकर उसको लेकर आ रहे हैं। बच्चे के अंदर ही यूट्रस में डेथ हो गई, 8 महीने 8.5 महीने की प्रेगनेंसी है, सोचो आप मरा हुआ बच्चे के लिए डिलीवरी कर रहे हैं। उसमें भी कई बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती क्योंकि बच्चा मर गया है, तो फिर सिजेरियन, मतलब उसकी बेचारी की सर्जरी भी हो रही है और एक मरे हुए बच्चे के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एंटीनेटल यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडी चेकअप्स के लिए आए ताकि टाइमली डायग्नोज हो कि उसको डायबिटीज तो नहीं हो रही है, क्योंकि वैसे भी मैंने बताया है आपको डायबिटीज यानी शुगर थायराइड लेवल्स नेचुरली भी इंक्रीज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डिलीवरी, हॉस्पिटल डिलीवरीज एनकरेज करना, ये सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट है। हॉस्पिटल डिलीवरीज हैज टू बी एनकरेज्ड। कई गांव में कई घरों में बोलते हैं हमारी तो पीढ़ियों से पुश्तों से हमारे तो ये दाई हैं, पहले इनकी मम्मी थी उनकी मम्मी थी उनकी मम्मी थी, वो हमारी डिलीवरीज करवा रही हैं। बेटा अगर ट्रेंड दाई नहीं है, डिलीवरी कराना उद्देश्य नहीं होता, डिलीवरी तो कोई नहीं भी कराएगा तो भी होगी। जब वो डिलीवरी के पेन्स आएंगे, जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जब मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, स्ट्रॉन्ग बच्चा तो बाहर आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट है वो बच्चा कैसे आ रहा है। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जहां पर दाई जो है वो जबरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में वो जो बर्थ कैनाल है वहां पर बच्चा फंसा हुआ है, ज्यादा देर तक वहां रहने के कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण मेंटली रिटार्डेड हो गया। वैसे नहीं था मेंटली रिटार्डेड, बिकॉज ऑफ दिस द चाइल्ड हैज बिकम मेंटली रिटार्डेड। या पता पड़ा वो फंसा हुआ है, पतली सी कैनाल है, यहाँ पर हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस होता है नर्व्स का, उसमें कोई नर्व डैमेज हो गई, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया बच्चा जब पैदा हुआ। केवल डिलीवरी उद्देश्य नहीं होता। ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे नॉर्मल डिलीवरी हो गई, दाई ने करा दी, बच्चा भी बाहर आ गया, लेकिन लेडी जो है उसको यूरिन पर, फीसेस पास करने पर, डेफिकेशन पर, मिक्चुरेशन पर कंट्रोल ही नहीं रहा। 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद बड़ी शर्म से फिर वो अपने घर में बताती है, फिर घर वाले उसको लेकर आते हैं। हमारे पास आई वो लेडी, तो पता पड़ा जब डिलीवरी हुई थी तो वो जो एनस है, ऊपर ही तो वेजाइना है, तो जब वेजाइना से डिलीवरी हो रही थी तो जो एनस की मसल्स हैं, वो जो स्फिंक्टर है, वो मसल्स ही रप्चर हो गई, या उसके ऊपर यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा का जो स्फिंक्टर है उसकी मसल्स ही रप्चर हो गई। तो वॉलेंट्री कंट्रोल ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं चलता, एकदम मोशन पास हो जाता है, यूरिन पास हो जाती है, ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है। So hospital delivery has to be encouraged. So before pregnancy, during delivery, hospital delivery, and even after delivery. पता पड़ा दाई जी ने बच्चा तो निकाल दिया और प्लेसेंटा का इतना सा भी पीस रह गया जो मैंने आपको बताया था। पोस्टपार्टम हैमरेज, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, लेडी मर तक जाती है। डिलीवरी के बाद मात्र मृत्यु दर, डेथ रेट इंडिया में बहुत हाई है बिकॉज ऑफ दिस। ये सारी चीजें, इवन डिलीवरी के बाद कायदे से 3 विजिट्स होनी चाहिए गायनेक की, सब चेक करने के लिए। तो ये सब अवेयरनेस क्रिएट करना। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में रिसर्च को लेकर बात करना, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बात करना, ये सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट है। तो 1951 आजादी के 4 साल बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट करा था, जिसमें सिर्फ गर्भ निरोधन, कॉन्ट्रासेप्शन पर ध्यान दिया था। पर करीब 30 साल बाद उनको समझ में आया, रियलाइज हुआ कि सिर्फ इसकी बात करने से काम नहीं चलेगा। ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, इनके प्रति भी जागरूकता, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। और इसीलिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को शिफ्ट करके एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसमें इन सारे आयामों को इंक्लूड किया गया।
यही नहीं बेटा, बच्चों का टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चों को डिजीजेस ना हो, उनके आगे डिसेबिलिटीज, डेथ्स, इंफेक्शंस ना हो। वो सब कुछ इसमें इंक्लूड करा गया और उसे कहा गया RCH प्रोग्राम। आनंद आ गया, मजे आ गए? तो जल्दी से दिल 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 दे दो। आ जाओ, अब हम ये सारी बातों को लिख लेते हैं। इंडिया वॉज, नहीं बेटा एनसीईआरटी में मार्क नहीं कराऊंगी, लिखो 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 लिखो, मेहनत करो। इंडिया वॉज amongst the first countries, amongst the first countries, amongst the first countries to implement family planning program। बेटा आपको पता होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब इंप्लीमेंट हुआ था। आजादी के 4 साल बाद फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इन 1951 इवन मीनोपॉजल बेटा प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं बताऊंगी आपको। आपको पता है मीनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, पढ़ाई, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हड्डियां पोली हो जाती हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सबको इसमें ध्यान रखा जाएगा। पीरियोडिकली असेस्ड, इसको पीरियड वाइज, टाइम टू टाइम, हर 10 साल में, हर 10 साल में। एनसीईआरटी लिखती है ओवर पास्ट डिकेड्स, और डिकेड का मतलब ही होता है दशक। दशक मतलब हर 10 साल में इसका एनालिसिस किया जाता था। पीरियोडिकली असेस्ड। इसके बाद एक इंप्रूव्ड प्रोग्राम लागू किया गया, एन इंप्रूव्ड प्रोग्राम, इससे बेहतर, एन इंप्रूव्ड प्रोग्राम, जिसमें और भी चीजों को इंक्लूड किया गया। कवरिंग वाइडर एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब केवल फैमिली प्लानिंग नहीं है, केवल कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, एडोलेसेंस का भी ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट का भी ध्यान रखना है, डिलीवरी का भी ध्यान रखना है, डिलीवर्ड का भी ध्यान रखना है, मीनोपॉजल का भी ध्यान रखना है, रिसर्च वगैरह भी करनी है। इसका नाम था RCH, यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। जच्चा और बच्चा, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्या उद्देश्य था इसका? व्हाट वाज द एम? टू क्रिएट अवेयरनेस about reproduction related topics, reproduction related matters, about reproduction related aspects, matters among people। लोगों के बीच में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो आयाम है, बातें हैं, उसको लेकर अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, जागरूकता आ जाए, पता चल जाए। किसका मेन रोल है इसमें? मेन रोल देखिए बेटा, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो बच्चे सबसे पहले या तो पेरेंट्स के पास जाते हैं, अगर पेरेंट्स उतने अंडरस्टैंडिंग हैं, जो मोस्टली होते भी हैं, तो पेरेंट्स के पास जाएंगे, है ना। जैसे एक गर्ल को जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, मीनार्की आती है, तो मदर एक्सप्लेन करती है, या टीचर्स। मैं जैसे आपको एक बहुत रियल प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, बहुत सारी गर्ल्स, आई थिंक आप में से मेरे साथ शायद रिलेट करेंगे, बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं। अब तो टाइम्स हैव चेंज्ड, अब तो मतलब इंटरनेट के कारण और
सोशल मीडिया के कारण बहुत ज्यादा अवेयर हैं सभी बच्चे छोटी एज से। वरना अगर मैं हमारे टाइम की बात करूं तो हम लोगों को मेंस्ट्रुएशन के बारे में नहीं पता होता था टिल वी गेट मीनार्की। और कई गर्ल्स के साथ ऐसा होता था कि अचानक से एकदम से स्कूल में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी पहली बार, और सारी बच्चे भी बोलते थे हो ये देखो इसको तो खून आ रहा है, खून आ रहा है। उस बच्ची को कुछ समझ में नहीं आता था। फिर टीचर्स जो होते थे वो फटाफट उसको पैडिंग वगैरह अरेंज करते थे, उसको घर भेजा जाता था या उसके घर पेरेंट्स को कॉल करके बुलाते थे। फिर कभी टीचर्स या कभी मम्मी फिर उसको एक्सप्लेन करती थी कि ये नॉर्मल है, हमको भी होता है। फिर पता चलता था कि अच्छा मम्मी को भी मेंस्ट्रुएशंस होते हैं, ऐसा भी कुछ होता है। फिर उनको बताते थे कि बेटा ये नॉर्मल है, इसी से आगे लाइफ में जो है आगे जब शादी होगी, बच्चे होंगे, अगर ये नहीं होगा तो इट इज अ प्रॉब्लमैटिक। सो इट हैपेंस कि सुना है किसी ने ये बातें? हमारे यहाँ पे आज भी बहुत सारे घरों में टैबू होता है कि ये बातें घर में नहीं होंगी, ये भाई हैं तो उनको नहीं पता होगा कि ऐसा भी कुछ होता है। कई बार लड़के बोलते हैं ये क्या है अगर उन्हें कोई बहन का पैड मिल जाता है। अब तो थिंग्स हैव रियली चेंज्ड नो डाउट, बट अभी भी ऐसा बहुत साथ होता है। ये देखो कुछ बच्चियां लिख भी रही हैं कि मैम मेरे साथ यही हुआ था। इट हैपन्स अ लॉट, मैंने अपने स्कूल के टाइम पे भी देखा था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही 9-10 साल की उम्र होती है, जब उसके बाद कभी भी मीनार्की आ सकती है, तो जो पहला रोल पेरेंट्स का आता है, इस केस में अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो मदर का रोल आता है कि वो उनको उस चीज को गाइड करें, अवेयर करें, पहले से प्रिपेयर करें। सो दीज ऑल थिंग्स हैपन्स। सो पहला रोल जो है वो आ गया पेरेंट्स का। दूसरा रोल आ गया टीचर्स का। अभी मैं भी अपना वही रोल निभा रही हूं, और मैं तो नियत सही तो मैं तो अपना हर रोल पूरा निभाती हूं। ऐसा नहीं बस आपको कुछ भी लिखवा दूं, जल्दी जल्दी लिखवा दूं, नहीं। देखो मैं पूरा टाइम ले रही हूं आज की क्लास में, तो मैं अपना रोल अच्छे से निभा रही हूं। ईश्वर देख रहे हैं क्योंकि। फिर तीसरा फ्रेंड्स, है ना, आपस में बहुत बातें होती हैं भाई। किसी लड़की को पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस या पीसीओडी, तो वो सबसे पहले अपनी फ्रेंड को पूछेगी। या पीरियड जल्दी आते हैं, धीरे आते हैं, तेज आते हैं, ज्यादा आते हैं, कम आते हैं, बोले तेरे को कैसे आते हैं, मेरे को भी ऐसे आते हैं, मेरे को भी ऐसे आते हैं। नहीं यार मेरे को तो ऐसे नहीं आते, मेरे तो 28-29 दिन में आ जाते हैं। यार मेरे तो 2-2 महीने में आते हैं। अरे यार ये तो प्रॉब्लम है। तो ऐसे करके यू नो दे टॉक अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, और उसके बाद आते हैं ये गुरु माँ की हंसी थोड़ी सी सस्पिशियस है। क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स तक तो कहाँ बात पहुंचती है रिश्तेदारों को बताओगे तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा भोपू बना के, और सबको बता देंगे तुम्हारी जो प्रॉब्लम होगी। बट कुछ परसेंटेज लकी भी होते हैं जिनके ऐसे क्लोज रिलेटिव्स भी होते हैं। कोई मौसी हो सकती है, बुआ हो सकती है, मामी हो सकती है, कोई कजिन दीदी हो सकती है, जिनसे आप ट्रस्ट कर सके और उनको आप बता सके ये देखो कितने सारे जानलेवा हाँ मैं तो उस लकी वाली कैटेगरी में हूं नहीं, तो इसीलिए मैं हंस रही हूं। पर आप में से कुछ लोग लकी वाली कैटेगरी में हो सकते हैं। वैसे अपने यहाँ थोड़ा कम ही होता है ऐसा अगर कभी भी आपकी कोई कमी है ना बेटा, कभी अपने किसी रिश्तेदार को मत बताना, कभी मत बताना। क्योंकि वो उस समय अगर आपकी बात सुन भी लेंगे ना, वो उसको सुनकर और रख लेंगे, और जहां आपका थोड़ा वीक टाइम आया वहां वो उसको फिट कर देंगे और वो आपकी क्लास लगा देंगे, वो आपकी लंका लगा देंगे। तो कभी भी अपनी कोई कमजोर होता है ना, जब हम बहुत वीक होते हैं, हम कमजोर पल में होते हैं, हम थोड़ा रोने जैसे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कोई रिश्तेदार के साथ अपनी बात शेयर कर लेते हैं। रिश्तेदार तो छोड़ो बेटा, कभी किसी के साथ भी मत शेयर करो आप। 1-2 लोग जो आपके बहुत विश्वसनीय है उसकी बात अलग है। ऐसा नहीं है रोना आ रहा है तो हर किसी के आगे रो दो, क्योंकि वो आपकी उस कमजोरी को अपने अंदर रख लेगा। और फिर जब कभी आपका लड़ाई झगड़ा होगा, कोई वीक टाइम आएगा, कहीं पर उसको कुछ इधर उधर खेल करना है, तो वो वहां पर कॉपी पेस्ट कर देगा। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, अपनी कमजोरी हर किसी को नहीं दिखानी, अपनी कमजोरी हर किसी को नहीं बतानी। 4x4 टेक्निक करो, नाम जप करो, अपने ईश्वर से जुड़ो, अपने इष्ट से जुड़ो, उनके सामने अपना रोना रो, या 1 या 2 आपके जो बहुत क्लोज लोग हैं उसके अलावा नहीं। कितना ही वीक फील कर रहे हो, हर किसी के सामने रोना नहीं है बेटा, हर किसी के सामने रोना नहीं है। कोई बोलेगा भी ना, अच्छा अच्छा बताओ बताओ क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। ऐसा करना पड़ेगा बेटा, वो रख लेगा और फिर बाद में बताएगा क्या करें, ऐसे ही है यार। अपन भी रिश्तेदार है किसी के, ऐसा नहीं, अपने घर वाले भी किसी के रिश्तेदार हैं, तो अपन कम से कम ऐसे रिश्तेदार ना बने, ये अपनी कोशिश है। और जो है उनको अपन ऐसा
बताए नहीं, ये अपनी कोशिश है, ये दो अपनी कोशिश है, ठीक है। चलो अब ये अवेयरनेस किससे करेंगे अपन? विद द हेल्प ऑफ कैसे फैलाओगे ये जागृति? तो भाई अखबारों में ये खबर छपवा दो, अखबार में, अरे पोस्टर छपवा दो बाजार में, यानी ऑडियो विजुअल, रेडियो, टीवी, अखबार, मैगजीन्स यानी प्रिंट मीडिया। हाँ ये गाना है, ये गाना है, ये खबर छपवा दो अखबार में, अरे पोस्टर लगवा दो बाजार में। एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में। जूही चावला और अक्षय कुमार का है, आवाज जाके सर्च मत करना, ठीक है। और अक्षय कुमार का है, आवाज जाके सर्च मत करना, ठीक है। तो प्रिंट मीडिया, फिर गवर्नमेंट जी भी मदद कर रही है, तो गवर्नमेंटल, एंड कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जिन्हें हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज बोलते हैं, जो सरकारी संस्था नहीं है लेकिन अवेयरनेस में हेल्प करती हैं। नॉन गवर्नमेंट, दोबारा गा दो, लिख रहे हैं नालायक। चलो एनजीओ का फुल फॉर्म भी आना चाहिए भैया, पूछ सकते हैं। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो दीवार पे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का लड़की, दोनों हाय हाय पागल हो गए प्यार में। चलो बढ़ो यार, आगे बढ़ो, तुम लोग तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाने दोगे। आओ अब एक न्यू पेज ले लो, एक न्यू पेज ले लो। आप चाहो तो डबल पेज भी ले सकते हो। मैं सेंटर में लिखूंगी RCH और चारों तरफ इसके सारे आयामों की बात लिखूंगी सेंटर में। डबल पेज भी ले सकते हो। कार्तिक आर्यन का तो वो रीमेक हुआ होगा फिर किसी मूवी में। हाँ वो रीमेक हुआ है, वो रीमेक हुआ है बेटा। ओरिजिनल गाने में जूही चावला और अक्षय कुमार ही था। उसका नाम भी था, पिक्चर का नाम भी बता देती हूँ मैं, देखना मत। उसका एक और गाना, मैं हूं एक कंवारा, एक कंवारी चाहिए, जीवन के सफर में एक गाड़ी चाहिए, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी नाम था इस पिक्चर का। चलो आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आज भी बहुत सारी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ऐसी बातें हैं जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों को नहीं पता है और उन्हें भ्रांतियां रहती हैं, मिथ्स रहते हैं उस चीज को लेकर। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट। सबसे पहले नॉलेज देनी पड़ेगी कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ा है सब कुछ। तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए सबको, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। देन एडोलेसेंस में जो चेंजेस आते हैं, जैसे बेटा लड़कों में कई बार मैंने ऐसे देखा है कि जब उनकी दाढ़ी मूंछ आने लगती है, आवाज भारी होने लग जाती है, तो कई बार वो झिझक जाते हैं, झेप जाते हैं, एकदम से आवाज भारी होती है। क्लास में कोई लड़की बोलती है अरे और तेरी आवाज कैसी हो गई है, तो एकदम बेचारे वो हेजिटेंट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स आ जाता है उनको। तो ये नेचुरल चेंजेस हैं, दे शुड नो दिस। देन सेफ एंड हाइजीनिक सेक्स प्रैक्टिसेस, ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसीज ना हो और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस
ना हो, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी, बड़ी खतरनाक खतरनाक बीमारियां हैं, ये सब ना हो। देखो एक लड़के ने लिखा भी है, मेरे साथ हुआ है। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस जैसे एड्स वगैरह के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इन सब के बारे में जानकारी, ये सब इस प्रोग्राम के अंडर आता है, इसीलिए नेशनल एड्स डे भी मनाते हैं। जैसे अब अगर थर्ड पॉइंट है, फर्टाइल ग्रुप में आ गए, ये तो सारा एडोलेसेंस की बात हो गई। अब फर्टाइल मैरिजेबल एज ग्रुप की अगर हम बात करें, मैरिजेबल एज ग्रुप यानी जो शादी योग्य हैं और या शादी करने वाले हैं, एज ग्रुप्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम सब सीखेंगे धीरे धीरे, यानी बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसीज ना हो, अनवांटेड एबॉर्शंस ना हो। तभी प्रेगनेंसी हो जब कपल चाहता है। देन हॉस्पिटल डिलीवरीज को लेकर इनमें जागरूकता होनी चाहिए। जैसे आज मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है होम डिलीवरी से वो आपको बताई। तो अब आप में से जो भी डिलीवरी अपनी कराएंगे या आगे किसी और की करवाएंगे, या आपके घर में दीदी की होगी, भाभी की होगी, घर में डिलीवरी हो रही है, तो आप कम से कम मोर्चा उठा सकते हो, झंडा उठा सकते हो कि नहीं मम्मी, नहीं पापा, नहीं दादी, नहीं नानी, नहीं बुआ, घर में डिलीवरी मत कराओ, कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो वो झंडा उठाना आज मैंने आपको सिखा दिया है। देन एंटीनेटल यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब आप बोल सकते हो कि ऐसा नहीं, भाभी को, दीदी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है तो आप उसको डॉक्टर के ही नहीं ले जा रहे हो। नहीं, डॉक्टर के ले जाना जरूरी है। और जब डिलीवरी हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसा नहीं, डॉक्टर के ले जाना है। अब आप बोल सकते हो बेटा, झंडा उठा सकते हो, केयर ऑफ मदर, और उठाना भी चाहिए, भले ही आपकी आवाज दबा दी जाए, बोलो जरूर। अब ये बात मैं आपको आउट ऑफ द सिलेबस बता रही हूं कि कायदे से शुरू के 7 मंथ की प्रेगनेंसी में हर महीने गायनेक चेकअप होना चाहिए, एवरी मंथ। फिर 8th मंथ और 9th मंथ में हर 15 दिन में गायनेक चेकअप होना चाहिए, और आखिरी में जब 9th मंथ कंप्लीट होता है तो हर वीक जाना चाहिए डिलीवरी की डेट तक। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। हो सकता है कि अगर इसमें हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं, या डायबिटीज बहुत ज्यादा हाई है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तो ऑफकोर्स जल्दी जल्दी भी डॉक्टर बुला सकता है। नाउ इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जागरूकता देना। भले ही वर्किंग मदर है, जितना भी मिल्क आ रहा है उसे एक्सप्रेस करके जरूर जाएं। ब्रेस्ट मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे के टीकाकरण के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, इम्यूनाइजेशन, टीके लगना, सो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना, ये सब इसके अंदर आता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, लड़का लड़की एक समान, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड, इसके बारे में उन्हें बताना। आजकल तो खैर काफी जागरूकता आ गई है, लेकिन फिर भी काफी सारी जगह नहीं भी है आज भी। आप बहुत ज्यादा इंटीरियर्स वगैरह में जाएंगे, यूपी, हरियाणा, एमपी, बिहार, साउथ में भी कुछ जगह है, तो आज भी बहुत ज्यादा रूढ़िवादिता है, मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं। आज भी लड़का लड़की किया जाता है, कन्या भ्रूण हत्या करना चाहते हैं लोग, लड़कियों को बोझ समझा जाता है, दहेज प्रथा आज भी है, बाल विवाह आज भी कई जगह है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट लेकिन ट्रुथ ऑफ द सोसाइटी है। चलिए नेक्स्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इनफर्टिलिटी, जिसको हम डिटेल में बात करेंगे। प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, निसंतानता जिसे कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। सो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स,
मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, देन मीनोपॉजल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसा मैंने आपको बताया बेटा, लो ईस्ट्रोजन के कारण से उसको कैसे डील करना है, टैकल करना है, कैल्शियम की टैबलेट्स देनी पड़ती हैं, कई बार हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ईस्ट्रोजन भी देना पड़ता है मीनोपॉज के बाद, वो सारी बातें इसमें आएंगी। सेफ एबॉर्शन के बारे में बताना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज्यादातर, कई बार, ज्यादातर तो नहीं बोलूंगी बट कई बार ऐसा होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई, कपल घर पे नहीं बताना चाहते, शादी को 1 साल हुआ है, कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं करा, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई, यूपीटी टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, घर पे अगर बताएंगे तो घर वाले जोर देंगे कि नहीं 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 बच्चा कर लो, हम हेल्प कर देंगे, लेकिन हस्बैंड वाइफ अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, मेंटली, फाइनेंशियली, जो भी तरीके से, दे डोंट वांट अ चाइल्ड। तो वो, ये पहले तो टैबलेट्स में बताऊंगी कब टैबलेट से हो जाता है अबॉर्शन, और कई बार टैबलेट से नहीं होता तो फिर डीएनसी, मतलब अंदर डायलेटर डालकर और एंडोमेट्रियम खुरच कर निकाला जाता है जो फीटस होता है, तो वो फिर सेफ तरीके से नहीं कराते। वो जो झोला छाप डॉक्टर, जिन्हें हम क्वैक्स बोलते हैं, जो एक्चुअली डॉक्टर्स नहीं है, इलीगली कराते हैं, दाई वगैरह से कराते हैं, तो वहां पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यूट्रस की एंडोमेट्रियम ज्यादा झड़ सकती है, जिससे आगे प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे पास एक ऐसा केस आया था जहां पर एक लड़की थी जो अनमैरिड थी एंड शी गॉट प्रेग्नेंट, और घर में उसे किसी को ऑफकोर्स बताना नहीं था, तो उसने और वो जो भी लड़का था, वो दोनों गांव में कोई ऐसे ही इलीगल डॉक्टर के पास चले गए, मतलब डॉक्टर वर्ड कहना भी गलत है, क्वैक के पास चले गए, और उसने डीएनसी करी, और डीएनसी में जो डायलेटर था वो उसके यूट्रस के पार चला गया, छेद करके पूरा कोलैप्स्ड। इतना डर गया, इतना घबरा गया वो लड़का, लेकिन अब तो क्या करे, तो फटाफट उसके घर वालों को बुलाया, और वो इमरजेंसी में फिर हमारे यहाँ पर आई थी, फिर समहाउ वी मैनेज्ड एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी सेव द गर्ल। बट ऐसे ऐसे केसेस भी होते हैं, झोला छाप ही बोलते हैं उन्हें, झोला छाप डॉक्टर, डॉक्टर नहीं होते वो। चलिए, इसके अलावा बेटा प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आप कहीं भी लिख लेना बेटा, जहां जगह हो, अपने को तो सारी चीजें लिखनी है बेसिकली। प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब ये चैप्टर तो ऐसा है कि मैं आपको 2 साल तक, 3 साल तक भी अगर पढ़ाती रहूं तो भी मेरे किस्से कहानी खत्म नहीं होंगे, इतना कुछ देखा है, घातक। यस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या क्या प्रॉब्लम होगी बेटा, देखो, एक तो गरीबी, भुखमरी, गरीबी, नौकरियां ना मिलना, और बहुत दुख की बात है, बोलना तो नहीं चाहिए, पर हम इस समय बहुत ज्यादा इस चीज से गुजर रहे हैं, हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा गुजर रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट के कारण नौकरियां कम हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, या काम ज्यादा करवाते हैं, पैसे कम देते हैं क्योंकि आप पे भी ऑप्शन नहीं है, तो गरीबी, ये सब कुछ बढ़ रहा है। और जब ये सब कुछ होगा बेटा तो सोसाइटी में भी क्राइम्स होंगे, इसके अलावा सेक्स क्राइम्स भी बढ़ेंगे, इंडिया को बहुत ज्यादा सेक्स से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, सेक्सुअल अब्यूजेस के बारे में जानकारी बताना, कई सारे सोशल क्राइम्स होने लग जाएंगे बेटा, सामाजिक रूप से, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भूखे पेट के कारण, भूखा पेट सबसे बड़ा कारण होता है गुनाह का, जितने भी गलत काम होते हैं, मोस्टली दे ऑल स्टेप फ्रॉम योर एम्प्टी स्टमक, सो ऑल दीज थिंग्स यू नो will increase due to population explosion. Unfortunate but true, what can we do? इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर स्टैचुरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, ये क्या है ये मैं आगे सिखाऊंगी आपको। एमनियोसेंटेसिस का हल्का सा आइडिया मैंने आपको दिया था कि फीटस के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड है उससे हम सेक्स भी पता कर सकते हैं, मेल है कि फीमेल है, और उससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी पता कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट क्यों इस पर बैन लगा रही है, उन सब की भी हम बात करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर रिसर्च की भी बातों को रखा गया, इसी प्रोग्राम के अंडर गवर्नमेंट के फंड्स रहते हैं जिससे कि रिसर्च वगैरह इस फील्ड में हो सके। जैसे बहुत प्राउडली हम ये कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक गोली है सहेली नाम की, जो पूरे वर्ल्ड में यूज होती है, और वो इंडिया का रिसर्च प्रोडक्ट है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में ये गोली को बनाया गया है रिसर्च करके। इट्स समथिंग वी कैन बी प्राउड ऑफ।
सो रिसर्च वर्क भी इसी के अंदर आता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सहेली अभी एक बार लिख देती हूं मैं, डेवलप्ड बाय, मैं अभी शॉर्ट में नाम लिख रही हूं, आगे डिटेल में लिखवा दूंगी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सहेली, तो ये सब कुछ आरसीएच प्रोग्राम के अंडर आता है, जबकि फैमिली प्लानिंग के अंदर केवल बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना ही था। हो गया बेटा? हाँ हाँ यस, नॉन स्टेरॉइडल नॉन हार्मोनल पढ़ेंगे अपन। चलिए, हो गया? लिख लिया? जरा डन डनाडन डन कर लो। चल, अब एक नया पेज ले लीजिए और अगेन उसके सेंटर में हम लिखेंगे, हम सेंटर में लिखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि इतने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, आरसीएच प्रोग्राम, पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, उन सब के बावजूद इंडिया की पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है। हम इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वाली कंट्रीज में आते हैं। जैसे जापान की पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज हो रही है, और वो भी इट इज ऑल्सो वरीसम, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि कुछ सालों में जापान की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी और आगे जाकर हो सकता है कि जापान खत्म भी हो जाए पूरी तरह से, जो जापानीज रेस है वही खत्म हो जाए। और जैसे जर्मनी है, उसकी पॉपुलेशन, कनाडा है, ऑलमोस्ट स्टेबल है। दैट शुड बी द गोल कि स्टेबल रहे, बट हम तो विस्फोटक वाले उसमें हैं, हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। आइए देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ सबसे पहले बहुत आसान है समझना, जन्म की दर यानी बर्थ रेट। बर्थ रेट को बेटा नेटैलिटी भी कहते हैं। नेटैलिटी यानी 1000 लोगों पर कितने लोग पैदा हो रहे हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मान लो 1000 लोग हैं, उसमें से 40 मर गए और 40 पैदा हो गए, वो बात नहीं कर रहे हैं। 40 मरे और 50 पैदा हो रहे हैं, तो हर 1000 लोगों पे 10 लोग एक्स्ट्रा पैदा हो रहे हैं, वो ऐड करते जाएंगे पॉपुलेशन के अंदर। सो नंबर ऑफ बर्ड्स पर 1000 इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ बर्ड्स पर 1000 इंडिविजुअल्स। 1000 पे देखते हैं बेटा, 100 पे नहीं देखते, 1000 पे। यानी सीधी सी बात है, अगर बर्थ रेट बढ़ेगी, जितनी बर्थ रेट बढ़ेगी उतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और हमारी बर्थ रेट काफी तेजी से बढ़ रही है, कॉन्ट्रासेप्शन के बावजूद भी बढ़ रही है, काफी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि बेटा, हालांकि कॉन्ट्रासेप्शन के कारण बर्थ रेट कंपैरेटिवली स्लो हुई है, पर फिर भी वो बढ़ती हुई है। पहले यूं बढ़ रही थी तो अब यूं बढ़ रही है, पर बढ़ रही है। हालांकि कॉन्ट्रासेप्शन की अवेयरनेस के कारण से कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है, क्योंकि गर्भ निरोधन के कारण से कुछ प्रेगनेंसीज जो होती, डिलीवरीज होती, जन्म होते, वो नहीं हो रहे हैं, पर फिर भी बढ़ रही है। इसी तरह बेटा सेकंड फैक्टर आप समझ ही गए होंगे, वो हो जाएगा डेथ रेट। डेथ रेट जिसे बोलते हैं मॉर्टैलिटी, यानी 1000 लोगों पर कितने लोग मर रहे हैं। अगर 1000 लोग हैं, 40 ने जन्म लिया और 40 मरे, तो पॉपुलेशन उतनी ही रहेगी। पर अगर 40 ने जन्म लिया और 60 मर रहे हैं, या 40 ने जन्म लिया और मर 20 ही रहे हैं, तो भी पॉपुलेशन बढ़ेगी। सो सिंपल सी बात है, इट इज नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल। 1000 पर कितने लोग मर रहे हैं, वो है डेथ रेट। और बेटा डेथ रेट जितनी बढ़ेगी उतनी पॉपुलेशन कम होगी। हमारी इंडिया की प्रॉब्लम ये हो गई है कि बेटा हमारी डेथ रेट भी कम हो गई, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, सड़कें बन गई हैं, हाईवेज बन गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया है।
हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स, मशीनरी बहुत अच्छी हो गई है। पहले गांव के केस, इंटीरियर के केस शहर तक पहुंचने के पहले ही इंसान बेचारा मर जाता था। एम्बुलेंस फैसिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं थी, सड़कें नहीं थी, रोड्स नहीं थे, ट्रैफिक हाईवेज नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था, हॉस्पिटल इतने अच्छे इक्विप नहीं थे, तो डेथ रेट भी ज्यादा थी। तो हमारी बर्थ रेट तो थोड़ी कम हुई है, पर हमारी डेथ रेट भी कम हुई है। तो ओवरऑल मिलाकर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। नाउ तीसरा फैक्टर है नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप। रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप स्टूडेंट्स, हम आगे पढ़ेंगे हर पॉपुलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक चाइल्डहुड बिफोर प्यूबर्टी, जो जिसमें प्रेगनेंसी का चांस ही नहीं है रिप्रोडक्शन का, और एक मीनोपॉज ओल्ड एज, वहां भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब आप वो मत कहना कि कुछ कुछ ओल्ड मेन में भी तो रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। हाँ हो सकता है, पर वो रेयर होता है। मोस्टली अगर हम बात करें तो 18-19 साल से लेकर और 30-32 एज जो है, पहले तो 28 तक की मानते थे, 27-28 तक मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर हम 15 साल से भी माने प्यूबर्टी का एक एवरेज और 35 तक भी माने, तो ये 20 साल का टाइम होता है जहां मैक्सिमम रिप्रोडक्शन वाले लोग होंगे। तो वो कितने हैं? तो सीधी सी बात है बेटा, ये जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। नाउ फोर्थ पॉइंट जो पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करता है वो है माइग्रेशन। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो बहुत इजी है बेटा। माइग्रेशन के 2 मतलब हो सकते हैं, इमिग्रेशन, इमी यानी कंट्री में लोगों का आना, और एमिग्रेशन यानी एग्जिट करना। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अचानक से कोई कंट्री है, वहां पर वॉर हो गया, जंग छिड़ गई, या जैसे इंडिया में हुआ था 1947 में पार्टीशन हुआ था, तो एकदम से बहुत सारे लोग उस देश को छोड़कर जाते हैं, तो वहां एमिग्रेशन हो रहा है, तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। या इमिग्रेशन मतलब मान लो एक जगह पे जंग हो गई, पार्टीशन हो गया, तो वहां के लोग छोड़ के जाने लग गए और वो दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं। मान लो जैसे अभी वॉर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी इजराइल पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है, तो कुछ इजरायली जो हैं उन्होंने मान लो वो देश छोड़कर और फॉर एग्जाम्पल वो इंडिया में आ गए, तो इंडिया की पॉपुलेशन ऐड हो गई और इजराइल की पॉपुलेशन माइनस हो गई। तो इसके भी 2 पार्ट्स हो गए, एक इमिग्रेशन, जितना ज्यादा कंट्री के अंदर इमिग्रेशन होगा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, और एक एमिग्रेशन, जितना ज्यादा लोग बाहर जाएंगे देश छोड़ छोड़कर उतनी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है। सो इमिग्रेशन का सिंपल सा मतलब है कंट्री के अंदर एंट्री, और एमिग्रेशन का मतलब है एग्जिट। तो अगर इमिग्रेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी एक कंट्री के अंदर, और अगर वहां से लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे, एमिग्रेशन बढ़ेगा, तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, कोई ज्यादा तोप बातें नहीं सिखा रही हूं मैं। हाँ जैसे अभी नेपाल में तख्ता पलट हुआ था, काफी सारे नेपालीज इंडिया में आ गए, या जब बांग्लादेश में अभी हुआ था तो बहुत सारे बांग्लादेशी इंडिया आ गए, तो वहां की पॉपुलेशन कम हो गई, हमारी पॉपुलेशन में इंक्रीज हो गया। बिल्कुल सही है, वो भी हमारे में इमिग्रेशन हुआ, उन कंट्रीज का एमिग्रेशन हो गया। नेक्स्ट होता है बेटा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मतलब माँ, माँ मतलब डिलीवरी के बाद की बात हो रही है, जिसने अभी अभी जन्म दिया है, न्यू मदर्स, उनकी डेथ रेट यानी मोर्टेलिटी रेट, इसे कहते हैं एमएमआर। एमएमआर यानी नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ न्यू मदर्स, वही 1000 पे देखते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा इंडिया के अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफी हाई होती है। मेन कारण पीपीएच होता है उसका, होम डिलीवरीज होती है, इन सब कारणों से मदर्स की डेथ काफी कॉमनली होती है। तो सीधी सी बात है, अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगी तो वो माँ मर गई यानी पॉपुलेशन कम हो गई। पर ये कोई अच्छा तरीका नहीं है पॉपुलेशन कम करने का कि बेचारी माओ को मार दो। चलो अब नेक्स्ट,
इसी तरह जो नवजात शिशु है, न्यूबॉर्न, 1 साल तक का बच्चा जो है, उनमें भी डेथ काफी कॉमन होती है। कॉलेरा, हैजा के कारण बहुत कॉमन होती है बेटा, इन्फेक्शंस लग जाते हैं उस कारण से बहुत कॉमन होती है, प्रॉपर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिला। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट, सो नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ न्यूबॉर्न्स। एक्चुअली मैंने आपको बताया है न्यूबॉर्न 1 महीने तक के बच्चे को बोलते हैं और इन्फेंट 1 साल तक के बच्चे को बोलते हैं। 1 साल तक बच्चे में इम्यूनिटी भी ज्यादा अच्छी डेवलप नहीं होती है, तो काफी कॉमन होता है। जितनी ज्यादा डेथ्स होंगी उतनी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। बेटा मैं आपको फिर कह रही हूं, इंडिया में बर्थ रेट थोड़ी कम हुई है कॉन्ट्रासेप्शन अवेयरनेस के कारण, पर डेथ रेट और कम हो गई है बेटर फैसिलिटीज के कारण। एमएमआर और आईएमआर भी कम हो गया है, अगेन फैसिलिटीज के कारण, अवेयरनेस के कारण, अच्छे हॉस्पिटल्स के कारण, गांव वाले टाइम पे रेफर हो जाते हैं उस कारण अब ये भी कंपैरेटिवली कम हो गया है। तो डेथ्स तो कम हो गई हैं, बर्थ भी कम हुई है, पर डेथ और कम हुई है, तो कुल मिलाकर अभी भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। और नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप भी हमारे में काफी हाई है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी भी हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज ड्यू टू, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज ड्यू टू, उसके 4 मेन कारण है। एक तो डेथ रेट हमारी कम हो गई, मदर मोर्टेलिटी रेट कम हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गई, ये सब तो कम हो गया बेटा। और रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के लोग जो हैं वो हमारे में बहुत बढ़ गए हैं। उसका कारण ये बेटा कि वो जो बच्चे पहले पैदा हो चुके हैं वो अब जवान हो गए हैं, वो रिप्रोडक्शन के एज में आ गए हैं, तो ये लोग तो बढ़ गए हैं और ये मरने की दरें सारी कम हो गई हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी जनसंख्या बढ़ रही है। पहले ऐसा कहते थे 33 ईयर्स में हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, अब ऐसा कहते हैं 40 ईयर्स में डबल होगी, और 40 ईयर्स भी बहुत कम टाइम है डबल होने के लिए। अभी आपको डेटा बताऊंगी। मैं यहाँ पे आपको लेटेस्ट 2011 एनसीईआरटी का डेटा बता रही हूं। अभी फिलहाल एनसीईआरटी ने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, उन्होंने थ्योरी में लिखा है, मैं टेबल बना के दिखा रही हूं, मैं टेबल बना के दिखा रही हूं। एक तरफ मैं लिखूंगी वर्ल्ड की पॉपुलेशन और दूसरी तरफ मैं लिखूंगी इंडिया की पॉपुलेशन। बेटा केवल एनसीईआरटी का डेटा याद करना है, यहां पे कोई जनरल नॉलेज, गूगल, वो सब की मेरे से बात मत करना, आप वो सब की बात मत करना। मैं एक डेटा लिख रही हूं 1900 का, एक 100 साल बाद यानी 2000 का, और एक 11 साल बाद 2011 का। स्टूडेंट्स यहां पर दुनिया की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है यानी 200 मिलियन, और 100 साल के अंदर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गई यानी 6 बिलियन हो गई, 6 बिलियन। और अब कितनी तेजी से बढ़ रही है देखो, पूरी दुनिया की ही पॉपुलेशन जिसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ है 7.2 बिलियन। स्टूडेंट्स इंडिया की पॉपुलेशन 1947 में जब हमें आजादी मिली उस समय पर पहली बार काउंट की गई थी, और तब वो थी करीब 350 मिलियन, 350 मिलियन, और 2000 में वो हो गई 1 बिलियन। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 6 बिलियन, हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन, यानी हर छठा इंसान हिंदुस्तानी। दुनिया का every 6th person is an Indian and this is not something to be proud of, क्योंकि उस रेशियो में हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उस रेशियो में हमारी कंट्री का चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो, चाहे हमारी करेंसी हो, वो उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। तो ये कोई बहुत प्राउड होने वाली बात नहीं है कि दुनिया का हर छठा इंसान हिंदुस्तानी है, क्योंकि हम उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, ना अपनी कंट्री के अंदर हो रहा है ना देश दुनिया में हो रहा है।
अबाउट लिखा है हालांकि एनसीईआरटी ने, और यहां लिखा है इट क्रॉस्ड 1.2 बिलियन, क्रॉस्ड 1.2 बिलियन। ये मई 2011 का डेटा है बेटा, अब तो 2025 चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला है। अब तो हम 150 करोड़ पार हो चुके हैं, अब की बार 150 करोड़ पार। ठीक है, सच्चाई बता रही हूं यार। देखो वो 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, वो मैं भी मानती हूँ। और अब तो नहीं है, चलो 100 में से कोई नहीं बेईमान फिर भी मेरा देश महान, पर ये सत्य है बेटा, ये डेटा है और ये आप भी जानते हो। आप तो सब चीज को गोली मारो, आप तो ये याद रख लेना ताकि आपका भविष्य बन जाए, नीट में क्वेश्चन आए तो आपके +4 मार्क्स हो जाए। ठीक है, ये सच है कि हमारी जो इंडियंस हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। ये सच है कि हमारे आईटी वाले हों, चाहे हमारे डॉक्टर्स हो, चाहे हमारे नर्सेज हों, वो हर जगह डिमांड में होते हैं, पूरे वर्ल्ड में उनको हायर किया जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। हाँ बेटा, $, 89 पार हो चुका है, पाउंड्स तो 100 पार हो चुका है। चलिए, बहुत सारी कंट्री से बहुत बेटर भी हैं हम आज, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो हम उस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल हमारा देश बहुत अच्छा है, देश बहुत अच्छा है, बस देशवासी जो हैं वो थोड़ा सा सेल्फिश कम हो और एक कम्युनिटी की तरह हम सोच पाए, एक नेशनैलिटी की तरह हम सोच पाए, हम किसी चीज में बटे नहीं और हम एक इंडियन की तरह सोच पाए, उससे बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। साइंटिफिकली सोच पाए, लॉजिकली सोच पाए, ग्रोथ के लिए सोच पाए, उस तरफ हमारे कदम उठे, ना कि छोटा 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 बटने में। चलिए, अब हम आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। आप नीचे लिख लेना, अगर आपके जगह नहीं हो तो आप नीचे लिख लेना। 2011 का डेटा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एनसीईआरटी का डेटा है बेटा। किसी के पास एकदम लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी है, लेटेस्ट वाली? मेरी ख्याल से तो उसमें कोई चेंज नहीं है जितना मुझे पता है, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे अपन। अभी अभी जो आई थी जिसमें 4 प्रोटॉन से 1 एटीपी बनती है, ये डायग्राम में चेंज हो गया है, वो वाली एनसीईआरटी जिसमें 4 प्रोटॉन से 1 एटीपी बनती है, वो वाली, जिसमें सुपरा वो जो अपना एड्रीनल ग्लैंड है उसको सुपीरियर लिख दिया, एंटीरियर हटा के, वो वाली लेटेस्ट एनसीईआरटी। तो एक बार चेक करो बेटा, यही है ना? चलिए, अब जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है, बहुत पुरानी, 3-4 साल 5 पुरानी, उसमें एक तो बेटा ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ है, ये अभी 2 साल पहले एनसीईआरटी में चेंज हुआ था तब दिया है। तो अगर आपके पास बहुत पुरानी एनसीईआरटी है तो प्लीज आप इसको ऐड कर लो, ये लिख लेना जरूर। और ये भी अभी 2 साल पहले है। अगर आपके पास और पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें 1.7% दिया होगा, 1.7%। हाँ, मैंने लिखा ना लेस देन, ये लिखा ना मैंने बेटा, लेस देन 2% ही तो लिखा है, ये लेस देन का ही तो साइन होता है, लेस देन 2%। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, इसका मतलब है दैट इज लेस देन 20 न्यू पीपल पर 1000 पीपल पर ईयर। इसका मतलब समझिए बेटा, इसका मतलब यह कि एवरी ईयर, हर साल 1000 लोगों पर 20 से थोड़े से कम, अपन 20 मान लेते हैं अभी बात करने के लिए, समझाने के लिए, तो एवरी ईयर, हर साल 1000 लोगों पर 20 नए लोग ऐड हो रहे हैं। मतलब 1000 में से अगर 200 मरे तो वो तो 200 पैदा हो ही रहे हैं, 200 मरे 200 पैदा हो रहे हैं, इसमें तो कोई पॉपुलेशन ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। पर एक्चुअली अगर 200 मरे तो 220 पैदा हो रहे हैं, यानी एवरी ईयर, एवरी 1000 पर 20 न्यू पीपल आर बॉर्न। लेस देन 20 लिखा है, पहले 1.7% थी, यानी 17 लोग लिखे थे ऐड होते हैं, अब लेस देन 20 कर दिया है। ठीक है,
न्यू एनसीईआरटी वाले प्लीज मुझे बता दो, यही डेटा है ना बेटा, एक बार बता दो मुझे। एक बार बता दो, यस लिख दो। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये एक ट्रिक है जिसमें मैंने ये जो चार्ट बनवाया है ना कि आरसीएच प्रोग्राम के अंडर क्या क्या आता है, ये वाला, तो इसके काफी सारे पॉइंट्स इस चार्ट के अंदर है, बट आई डोंट थिंक आपको इसको लिखने की जरूरत है। इसमें सारी चीजें आ गई जैसे हमने बात की थी, आप देख सकते हो यहाँ पे अडोलेसेंस की हेल्थ हो गई, एमनियोसेंटेसिस हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स हो गई, माँ बच्चे की हेल्थ हो गई, टीकाकरण हो गया, इनफर्टिलिटी हो गई, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो गए, कैंसर्स हो गए, रिसर्च हो गया, सेफ सेक्स हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया, सेक्स एजुकेशन हो गया, ये सब। पर आई डोंट थिंक आपको ट्रिक की जरूरत है बेटा। इसमें एक चीज और लिख लो, रिप्रोडक्टिव कैंसर्स और लिख लो, नहीं लिखा था ना अपन ने शायद, रिप्रोडक्टिव कैंसर्स भी लिख लो, मैं यही लिख देती हूँ, ये मेरे से मिस हो गया आई थिंक, मैंने बोला तो था पर लिखवाया नहीं आपको। कैंसर्स, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर्स, वो सब भी, ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब एक चीज आपकी होमवर्क है, सिर्फ सुनना अभी। What are the steps to overcome overpopulation? ये हेडिंग लिखो बेटा, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग, स्टेप्स टू ओवरकम ओवरपॉपुलेशन। प्लीज लिखिए हेडिंग, स्टेप्स टू ओवरकम ओवरपॉपुलेशन। इसकी मैंने एक ट्रिक बना दी है, एजुकेशन इज मस्ट फॉर फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग मतलब फैमिली प्लानिंग, दिस इज वन स्टेप, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की अवेयरनेस क्रिएट करना, जानकारी देना, कॉन्डोम्स है, कॉपर टी है, इसको फ्री में गवर्नमेंट देती है ताकि फैमिली प्लानिंग हो, कॉन्ट्रासेप्शन हो, गर्भ निरोधन हो, जब प्रेगनेंसी चाहे तभी हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, और इससे भी बर्थ रेट कम होगी, पॉपुलेशन कम होगी। नाउ नंबर 2, मैरिज की उम्र बढ़ा देना। हमें अभी एनसीईआरटी वाली ही याद करनी है, लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल। जल्दी शादी होगी, जल्दी बच्चे होंगे, ज्यादा बच्चे होंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी। प्लीज यहीं पर नोट कर लो। नाउ incentives to encourage people with smaller families। बेटा जिनका छोटा परिवार सुखी परिवार है उन्हें इंसेंटिव्स देना। इंसेंटिव्स का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की सैलरी है 50,000 लेकिन उसने बहुत अच्छा काम करा, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, तो उसको कंपनी ने 5,000 और दिए, तो वो 5,000 उसका इंसेंटिव है। सरकार स्मॉल फैमिलीज वालों को कई सारे इंसेंटिव्स देती है। जैसे मैं आपको अपनी रियल लाइफ से अगर बात बताऊं तो जब मैं गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से जीआरएमसी ग्वालियर से एमबीबीएस कर रही थी, उस टाइम पर एक तो गर्ल चाइल्ड अगर किसी के पैदा होती थी तो उनको ऐसे 2 साल तक उनको गवर्नमेंट जो है कोई एम्प्लॉय जाके देखता था, और अगर क्योंकि कन्या मतलब कोई ऐसा नहीं उसको हार्म कर दिया हो फैमिली वालों ने, और अगर वो लड़की अच्छे से है, स्वस्थ है, हेल्दी है, तो उसको चांदी की सिक्का या चांदी की थाली दी जाती थी। इसी तरह अगर 2 बच्चे होने पर कोई नसबंदी ट्यूबेक्टमी करवा लेता था, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, तो उन्हें भी ऐसी चांदी का सिक्का या चांदी की थाली दी जाती थी। वो एक इंसेंटिव है उनको मोटिवेट करने के लिए बेसिकली। गवर्नमेंट जॉब्स में भी ऐसा बहुत कॉमनली होता है कि सपोज करो कोई पोस्ट है, 2 लोग हैं, इक्वली स्किल्ड हैं, सब कुछ इक्वल है उनका, और एक ने ट्यूबेक्टमी करा ली मतलब नसबंदी करा ली, परमानेंट स्टेरिलाइजेशन करा लिया 2 बच्चों के बाद में, एक ने नहीं कराया, तो उसको इंसेंटिव देके प्रमोशन दे दिया जाता है। ऐसा भी होता है। मतलब आप मानोगे नहीं, अब तो खैर कोई नहीं करता, इतने साल हो गए, वरना नई नई जब प्रैक्टिस मैंने शुरू की थी ना, तो हर महीने 1-2 केस ऐसे आते ही थे कि मैडम झूठा सर्टिफिकेट बना दो, आप ट्यूबेक्टमी का करवाई नहीं है नसबंदी, झूठा बना दो क्योंकि हमको गवर्नमेंट ऑफिस में सबमिट करना है। ऑफ कोर्स नहीं करूंगी मैं, 100% बात है, बल्कि थोड़ा लेक्चर वेक्चर और दे देती थी, भले ही वो एक कान से सुन के दूसरे से निकाले, भले ही कोई दूसरा बना दे, मैं कभी नहीं करती थी। अब तो खैर बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, अब ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, अब तो सारे प्रूफ्स लगते हैं पूरा,
और अब तो कोई हॉस्पिटल नहीं करता, क्योंकि अगर हॉस्पिटल ने करा और वो फंसा तो उसका सीधे लाइसेंस कैंसिल होता है मेडिकल प्रैक्टिस का। तो कभी ऐसा नहीं करना है, टू एनकरेज पीपल विथ स्मॉलर फैमिलीज, पर ये सब चीजें होती हैं। और इसी तरह बेटा मास मीडिया और इंस्टीट्यूट्स वगैरह की हेल्प लेकर स्लोगन्स के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जैसे सबको पता है हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, बड़ा फेमस स्लोगन है। आजकल तो बेटा और हो गया है, आजकल तो बच्चा एक ही अच्छा, बच्चा एक ही अच्छा, और इवन वन चाइल्ड नॉर्म बोलते हैं, वन चाइल्ड नॉर्म। और आजकल तो कई लोग एक बच्चा भी नहीं कर रहे हैं। तो पहले एक जना कमाता था घर में, है ना, जनरली हमारे पापा लोग कमाते थे, और 3 बच्चे 4 बच्चे, साथ में दादा दादी बुआओं की शादी सब हो जाता था एक जने की कमाई से, इनकम से। अब दोनों पति पत्नी मिलकर बेचारे कमाते हैं सुबह से रात तक, तो भी एक बच्चा बड़ी मुश्किल से पलता है। तो टाइम्स हैव चेंज्ड, ठीक है। अब आइए मेरे प्यारे नादान परिंदों, जरा एक बार एनसीईआरटी निकालो। आज खुद पढ़ना, मैंने एक एक शब्द आपको फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में लिखवा दिया है। एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, एक एक वर्ड, एक एक वर्ड लिखवा दिया है। ये सारा टेबल्स और फ्लो चार्ट्स मैंने बनवा दिए हैं ताकि बहुत ज्यादा इजी हो जाए। चलो अब आ जाओ, एक नेक्स्ट टॉपिक लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमनियोसेंटेसिस। कॉमनली क्वेश्चन आता है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई 12th का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी। एमनियोसेंटेसिस वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है आपकी कि भाई बहन होना इससे बहुत फर्क पड़ता है, आगे भी उनकी लाइफ में एक साथ रहता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई एक बच्चा कर रहा है तो मोस्टली यही एडवाइस होता है कि आप एटलीस्ट एक चाइल्ड और करें ताकि उसको सिबलिंग मिले, भाई या बहन मिले। बट प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग होती है, कई बार फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कई बार सोशल हेल्प नहीं होती है पेरेंट्स से, फैमिली से, ऐसा भी होता है। दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या वाइफ को कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो दोबारा से नहीं ट्राई कर पाते हैं प्रेगनेंसी के लिए, या प्रेगनेंसी हो नहीं पाती है दोबारा। तो यू नो लाइफ बुक्स और लाइफ प्रैक्टिकल अलग होता है, हर इंसान अलग है। और इतने एक्सपीरियंसेस के बाद ही मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि किसी को जज मत करो। इसीलिए तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ बेटा कि कभी जज मत करो कि अरे उसने बच्चे नहीं करे, या उसने 2 बच्चे करे, या उसने 3 बच्चे करे, या उसने एक लड़का करा एक लड़की करी, या उसने शादी नहीं करी, या उसने 2 शादी। बेटा कुछ मत करो, आप मत जज करो, आपको नहीं पता उसके जीवन में क्या हुआ है। उसका तलाक हो गया, उसने छोड़ दिया, वो एडजस्ट नहीं कर पाई, आपको नहीं पता उसकी बैक स्टोरी क्या है, आप नहीं जानते हो। प्लीज नेवर जज एनीबडी, यू आर नोबडी टू जज एनीबडी। आप अपनी लाइफ को संभाल लो, अपनी लाइफ जी लो, उतना ही बहुत मेहरबानी है आपकी इस समाज पर, इस देश पर, इस दुनिया पर। हम नहीं जज कर सकते, हम नहीं जानते उनके पीछे की बैक स्टोरीज क्या है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि बस कोई सोशल मीडिया पे कुछ देखकर, अखबार में कुछ पढ़कर, कोई रील देखकर आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो, किसी का चरित्र तय कर दो, नहीं, आपको कोई हक नहीं है। आपको नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि 100% कोई सही नहीं है, 100% कोई गलत भी नहीं है, सबका अपना अपना सही गलत है, समय सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है। सो नेवर जज एनीबडी। बेटा किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ नीट में तो आप क्या बोलोगे, तुमने पढ़ाई नहीं करी? ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है बेचारे ने बहुत मेहनत करी हो, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हो, लेकिन वहां जाकर एकदम से उसका मेंटल ब्लॉक आ गया, वो नहीं कर पाया, या जो टॉपिक उसका थोड़ा सा वीक था वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, या एकदम से उसका पेपर जो है वो पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया, किसी भी कारण से। अपन कौन होते हैं जज करने वाले? अपन ये थोड़ी बोल सकते हैं कि जिसके सिलेक्शन हो गया, कट ऑफ के ऊपर आए, उसी ने पढ़ाई की, और जिसका नहीं हुआ उस बेचारे ने पढ़ाई नहीं की। किसी को 250 नंबर आए तो इसका मतलब वो सिंसियर नहीं है क्या?
आप कैसे जज कर सकते हो सकता है उस बेचारे ने अपना बेस्ट दे दिया पर वो नहीं बना मेडिकल के लिए, उससे नहीं होती फिजिक्स, वो जी जान लगा रहे नहीं होती, उसको कुछ और करवाओगे शायद वो बहुत अच्छा करेगा। हम नहीं जज कर सकते किसी के जीवन को, वो जो इंसान जी रहा है ना वो उसी की जिंदगी है। तो कम से कम आप मेरे से ये सीख लो गुरु मां से, नेवर जज एनीबॉडी, नेवर जज। आप सबके साथ प्रेम से रहो, जो आपको बहुत टॉक्सिक है बहुत नेगेटिव बोल रहा है उससे मन ही मन में डिटैच हो जाओ और साइड में खिसक लो, जितना साइड में खिसक सकते हो बस उतना ही बहुत है, और अपना जीवन सुख शांति से जी लो। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एमनियोसेंटेसिस। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि मान लो ये एम्ब्रियो है या फीटस है और इसके चारों तरफ ये एमनियन है और ये एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है। अरे छोड़ो घर वाले को भी बेटा, अगर घर वाले नहीं समझते हैं ये बात कोई बात नहीं है, वो अपनी जगह से सोच रहे हैं, उनकी अपनी अपब्रिंगिंग है, अपने विचार हैं, अपनी धारणाएं हैं जो बनी हैं। आप उनकी धारणाओं से खुद को भी जज मत करो। आप अपनी ईमानदारी देखो, क्या मैंने मेरा ईमानदारी से मेहनत की, क्या मैंने मेरा बेस्ट दिया, उसके बाद आई कैन नॉट गारंटी द रिजल्ट्स। तो आप उनकी दृष्टि से देखकर, किसी रिश्तेदार की दृष्टि से देखकर, किसी घरवाले की दृष्टि से देखकर अपने आप को भी मत कोसो। आपको अपनी ईमानदारी पता होनी चाहिए। आप जीवन में अच्छा ही करेंगे अगर आप सिंसियर हैं, ये बात आप मेरे से लिखवा कर रख लीजिए। यू विल डू गुड इफ यू आर सिंसियर, यू आर हार्ड वर्किंग एंड यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। हाँ, अगर हमारी मक्कारी हो रही है, हमारी कमी हो रही है तो वो हमें देखना है, उसको हमें ठीक करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। पर ये भी नहीं कि उनके कारण उनका पैसा लग गया, वो दुखी होंगे बेटा, डांट भी सकते हैं, वो उनका तरीका है मोटिवेट करने का, पर उसके कारण आप डिप्रेस नहीं होंगे अगर आपने ऑनेस्टली पढ़ाई की है। आपको अपना सत्य पता है, वो माने अच्छी बात है, अपन लकी हैं, नहीं माने ना तो उनसे नफरत करनी है, ना उनके लिए हेटरेट रखना है, वो उनका नजरिया है, लेकिन ना खुद के लिए हेटरेट रखना है, ना खुद का गिल्ट रखना है। बस अपने आप को सही रखो। आप सब देख रहा है, वो जो ईश्वर है, आप यूनिवर्स मानो, ईश्वर मानो, हायर पावर मानो, कोई तो है जो आपसे ऊपर है, उस पर भरोसा रखो बेटा, सब अच्छा होगा। कभी कोई नेगेटिव कदम नहीं उठाना, कभी नेगेटिव नहीं सोचना, ना खुद के लिए ना घर वालों के लिए। उनसे भी चिड़ो मत, हेटरेट मत करो, पर बहस भी मत करो। पता है आपको सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है, सबसे बड़ा भ्रम क्या है? कि हम किसी को बदल सकते हैं। आप किसी को नहीं बदल सकते जब तक वो इंसान खुद बदलना नहीं चाहे। अपन क्या चाहते हैं कि वो अपनी बात समझ ले। जरूरी नहीं है सामने वाला आपकी बात समझ लेगा, क्योंकि उसका अपना दिमाग है, अपना मन है, अपने विचार हैं, अपनी धारणाएं हैं, अपनी सोच है। तो अपन को क्या लगता है, अपन अपनी बात समझा दें और अपनी बात वो समझ ले, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल इज द बिगेस्ट इल्यूजन विच यू हैव टू लीव। You do your work to the best, do your work with honesty, do your work with righteousness and leave the rest to God. ठीक है? चल, अब बेटा मैंने आपको बताया था इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, मतलब फीटस के सेल्स होते हैं, और एनसीईआरटी लिखती है कि इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। अब ये एनसीईआरटी में लिखा है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ओनली फीटल सेल लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा। ये सब पड़ा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, कभी नहीं दूसरों से नहीं जज करना। आज की क्लास ज्यादा इमोशनल हो रही है ना, क्या करूं मैं? जीवन की सच्चाइयां उभर कर आ जाती हैं जब मैं ये बातें करती हूं, तो क्योंकि दिस इज व्हाट वी आर लिविंग इन, विच यू विल बी लिविंग इन। अभी तो छोटे हो, वैसे तो अभी बहुत सारे हो जो अभी भी थोड़ा थोड़ा समाज में एक्सपोज हो गए हो। आप थोड़े थोड़े ताने, थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी, थोड़ी थोड़ी टॉक्सिसिटी आने लग गई है लाइफ में। इसमें बहुत जरूरी है अपने आप को सही रखना। गुरु माँ हूं, क्या करूं, शायद इसीलिए बच्चे गुरु माँ बोलते हैं। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था
कि आपको गुरुमा बोलना कैसे शुरू करा। मैंने कहा मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली वो कौन पहला स्टूडेंट था जिसने गुरुमा बोला था, लेकिन बस वो चल पड़ा एकदम से। और मुझे लगता है शायद वो एक वाइब आती है माँ वाली आपसे। मैं मतलब अपने हस्बैंड को कई बार बोलती हूँ कि यार मैं तो ऐसी टिपिकल मदर जैसी भी नहीं लगती, ना मेरे लंबे बाल हैं, छोटे बाल हैं, हाइलाइट्स भी हैं, है ना मैं कोई साड़ी पहनती हूँ बहुत ज्यादा कॉमनली, तो वो ऐसा मम्मी वाली फीलिंग। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तेरी स्माइल जो है, ऑरा जो है, वो शायद वो कनेक्ट करते हैं, वो बॉन्ड बनता है। तो आपकी गुरुमा हूं, आपको गलत राय नहीं दे सकती। जितना मेरा अनुभव है वो तो मैं आपके साथ बांटूंगी, ताकि मेरा एक भी नादान परिंदा अगर उस नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी से खुद को निकाल पाए तो मेरे लिए ईश्वर की ब्लेसिंग होगी। वो दुआएं, वो ब्लेसिंग्स वो मुझे मिलेंगी, वो उनका उपकार होगा। चलो मॉडर्न गुरुमा हूं मॉडर्न मम्मी हूं मैं सच में बता रही हूँ, जो बच्चे लिखते हैं ना, बहुत सारे बच्चे तो मैम भी नहीं लिखते, माँ लिखते हैं, और मुझे सच में ऐसा लगता है। वो शायद वो तरंगे मिलती है, हमारी बॉन्डिंग होती है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ईश्वर नहीं करे कभी आप हार्डशिप्स भी देखें लाइफ में, मस्त आराम से हो जाए सब, बस सच्चे बने रहो अपने साथ। चलो, हाँ मुझे रुला दिया आपने। अब बेटा एक बात बताओ, अगर फीटस के सेल्स हैं तो आपको पता है कि हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। हर सेल के अंदर, ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी मैंने आपको पढ़ाया था। पढ़ लो, अभी 15 मिनट है, नहीं छोड़ूंगी क्लास 15 मिनट पहले। तो हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी 44 ऑटोसोम्स हैं, और साथ में या तो XX है या तो XY है। अगर मैं ये फ्लूइड बाहर निकाल लूं तो इसके अंदर जो फीटल सेल्स हैं उससे मुझे पता चल जाएगा कि XX है या XY है। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये फीटस फीमेल है या मेल है, क्योंकि ये तो फर्टिलाइजेशन के टाइम ही डिसाइड हो गया था कि स्पर्म Y वाला आया है या X वाला आया है। इतना सबको पता है, इतना सबको पता है। यानी अगर मैं कैसे भी करके यहां पे एक नीडल डालूं और मैं ये फ्लूइड निकाल लूं जिसमें से ये सेल्स भी निकल जाएं, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा ये मेल है या फीमेल है। और इस चीज का बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया, दुरुपयोग किया गया। हर चीज का अच्छा बुरा दोनों साइड होता है। लोग क्या करते थे, डॉक्टर्स क्या करते थे, पेरेंट्स करवाते थे, डॉक्टर्स करते थे, दोनों गलत हैं, यहां से निकाल के पता कर लेते थे फीटस फीमेल है या मेल है। अगर मेल है तो चलने दो प्रेगनेंसी, अगर फीमेल फीटस है तो उसे यहीं पर दवाई डालकर मार देते थे पहले ही। फीमेल फीटस किलिंग, फीटस को ही किल कर दिया, फीटेसाइड। खुद को मारना सुसाइड, फीटस को मारना फीटेसाइड, इंसेक्ट को मारना इंसेक्टिसाइड, पेस्ट को मारना पेस्टिसाइड, वीड को मारना वीडिसाइड, फीटस को मारना फीटेसाइड, फीमेल फीटस को मारना फीमेल फीटेसाइड। तो फीमेल फीटेसाइड के लिए इसका मिसयूज होने लग गया। पहले पता करते थे, इससे सिर्फ पता करते थे, फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एबॉर्शन कर देते थे। तो गवर्नमेंट ने बोला इसको बैन करना पड़ेगा। अब एक बात समझो बेटा, अगर बैन कर दिया तो बहुत सारे कपल्स को नुकसान हो जाएगा। किनको? समझो, मान लो कोई सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर है, सेक्स रिलेटेड डिजीज है। जैसे आप पढ़ोगे, जब मैं आपको जेनेटिक्स मैं नहीं पढ़ाऊंगी इस बैच में, तो सर पढ़ाएंगे आपको जेनेटिक्स कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, जैसे अपना हीमोफीलिया बॉयज में होती है, कलर ब्लाइंडनेस बॉयज में होती है, मेनली मेल्स में मिलती है, या DMD ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये मैंने आपको बताई थी लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर के अंदर। बेटा इसमें 12 साल की उम्र तक आते आते जो लड़का होता है वो व्हील चेयर पे आ जाता है, और 20-21 साल तक आते आते डेथ हो जाती है, रेस्पिरेटरी कार्डियक मसल सारी पैरालाइज्ड हो जाती है। हम नहीं चाहते ऐसा बच्चे का जन्म हो, क्योंकि ऐसा जीवन उस बच्चे के लिए भी, फैमिली के लिए भी बहुत ज्यादा पेनफुल, दर्दनाक होता है। तो ऐसे केसेस में एमनियोसेंटेसिस अलाउ होना चाहिए और होती भी है,
ताकि हम जेंडर सेक्स पता कर सकें और अगर मेल फीटस है तो उसको किल कर सके, अंदर ही खत्म कर सके। ये 11 से 14 हफ्ते की प्रेगनेंसी या ज्यादा से ज्यादा 16-18 हफ्ते तक करी जाती है। वैसे इसको 14 से 18 वीक्स लिखता है एनसीईआरटी। 12 एक महीना मतलब 4 हफ्ते, तो 3 महीने मतलब 12 हफ्ते, तो 3.5 महीने से 4.5 महीने तक के बीच में बेटा 3 महीने पे यूट्रस जो है वो जस्ट पेल्विक एरिया के ऊपर आता है, तो बिल्कुल नीचे नीचे ही रहता है, तो आराम से दवाई देकर मेडिसिन से भी अबॉर्शन हो जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर किसी को जेनेटिक डिजीज है, मान लीजिए कपल है, उनके पहले ये डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, डाउन सिंड्रोम मतलब मेंटली रिटार्डेड है, फिजिकली रिटार्डेड है, बहुत टफ लाइफ है, आगे इस बच्चे का लालन पालन पोषण बहुत मुश्किल है, उसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। सेकेंड टाइम वो वाइफ प्रेग्नेंट हुई है, माँ बाप की नींदें उड़ी हुई हैं, अगर सेकेंड भी डाउन हो गया तो आप एमनियोसेंटेसिस करो, आपको पता चल जाएगा कि जो 21st वाला क्रोमोसोम है, नॉर्मली उसकी 2 कॉपी होती है, अगर उसकी 3 कॉपी दिख जाए, यहां पर 45 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। इसी तरह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, जहां XY की जगह XXY हो गया, या टर्नर सिंड्रोम है, XX की जगह X0 हो गया। तो यहां पर भी अगर कोई जेनेटिक्स रिलेटेड डिजीज है, कोई सेक्स रिलेटेड डिजीज है, तो वहां पर ये टेक्निक बहुत यूजफुल है टाइमली अबॉर्शन करने के लिए, ताकि ऐसा बच्चे का जन्म ना हो। तो क्या करें? एक तरफ नुकसान है, मिसयूज है, एक तरफ फायदा है। तो गवर्नमेंट ने बैन तो लगाया, पर सिचुएशनल बैन लगाया, उसे कहते हैं स्टैचुरी बैन। सिचुएशनल बैन, स्टैचुरी बैन। गवर्नमेंट ने कहा ऐसे फ्रीली अवेलेबल नहीं है कि कोई भी जाकर एमनियोसेंटेसिस कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जब भी हम लोग, मैं कॉमनली एमनियोसेंटेसिस करती हूं अपने सेंटर पर, तो जब भी कोई एमनियोसेंटेसिस करेगा, जैसे हम लोग करते हैं, तो हमें पूरा एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो जैसे पेशेंट को सुबह सुबह भूखे पेट बुलाया, मान लीजिए 7 बजे हॉस्पिटल आई वो, तो पहले एक फॉर्म फिल होता है, उस फॉर्म में पूरा लिखते हैं क्यों एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं। मान लो अगर पहला बच्चा डाउन्स है, इस कारण हम सेकंड प्रेगनेंसी में एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं बस आप लिख दो, उस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट भी लगेगी जिसमें वो डाउन्स, कैरियोटाइपिंग की रिपोर्ट जिसमें डाउन्स है वो। तो ऐसे करके क्यों कर रहे हैं, उसकी सारी रिपोर्ट, सारा डॉक्यूमेंटेशन, वो उसकी एक फाइल जो है वो हॉस्पिटल में रहती है हमारे मरते दम तक, क्योंकि कभी भी कोई भी केस हो सकता है लीगल, और दूसरी कॉपी जो है वो PCPNDT डिपार्टमेंट के पास हर महीने जितने केसेस हुए हैं वो जाती है। छोटा सा प्रोसीजर होता है बेटा, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, पूरा बेहोश नहीं करते हैं, पेट पेट में लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, नीडल डालते हैं, सोनोग्राफी में देखते हुए डालते हैं, अच्छे हायर सेंटर्स पे जैसे मैं जहां पे वर्क करती हूँ, तो सोनोग्राफी गाइडेड बोलते हैं, नीडल डालते हैं, स्पेशल नीडल आती है, बिल्कुल लोअर एब्डोमेन तक प्रेगनेंसी होती है, नीडल डालते हैं, नीडल यहां तक डालते हैं, फीटस में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा, और यहां से फ्लूइड निकाल के और फिर लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, कभी 1 वीक में, कभी 2 वीक्स में रिपोर्ट आ जाती है, और फिर अकॉर्डिंगली वे डिसाइड कि क्या करना है। 2 to 3 आवर्स में तो हम डिस्चार्ज भी कर देते हैं, अगर वर्किंग विमेन है तो अपनी जॉब पे भी चली जाती है। ठीक है, आओ लिख लें इन बातों को। इसे किया जाता है, ये पूछा गया है नीट में, 14 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे, यानी 3.5 से 4.5 महीने की जब प्रेगनेंसी होती है, 14 to 18 वीक्स। सबसे पहले इसमें क्या निकाला जाएगा? एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट, एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट। इसे कोई और फ्लूइड लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। एंड एनालाइज्ड फॉर, फिर एनालिसिस किया जाता है, जांचा जाता है, एक तो फीटल सेल्स को, क्योंकि उसके अंदर सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, यानी सारे क्रोमोसोम्स हैं, एंड सम डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। बेटा ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओनली फीटल सेल्स लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस एंड फीटल सेल्स एमनियोटिक फ्लूइड में टेस्ट करते हैं। नाउ दिस इज मिसयूज्ड फॉर फीमेल फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड यानी फीमेल फीटस किलिंग,
और इसीलिए बेटा असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो गया ये। हेंस statutory ban on amniocentesis to check, मतलब कंट्रोल, टू चेक फीमेल फीटिसाइड। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अब तो सोनोग्राफी मशीन्स में ट्रैकर्स तक लग गए हैं बेटा, तो इस पे स्टैच्यूटरी बैन है ताकि फीमेल फीटिसाइड को कंट्रोल किया जाए, ताकि एक रीजन आ गया बेटा, तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन गया। नाउ सो बेसिकली दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जितने भी क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो इसके अंदर सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी आ जाएंगे, जहां XX XY से फर्क पड़ता है, जेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में यहां पे 3 डिसऑर्डर्स का नाम दिया है, SDH ट्रिक से याद रख लेना, SDH। एस से है सिकल सेल अनीमिया, शायद आपको पता होगा, इसमें आरबीसी हसिया शेप के हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन जो है उसमें 6th पोजीशन पर अमीनो एसिड वैलिन और ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस होता है। डी से है बेटा डाउन सिंड्रोम, जिसमें 21st क्रोमोसोम की 2 की जगह 3 कॉपी आती है। और हीमोफिलिया जो मैंने आपको बताया मेल्स में होगा, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जहां पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड, डिटेक्टेड या कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एमनियोसेंटेसिस। जब आप पूरा का पूरा अपना जेनेटिक्स पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन से हैं, वो सारे डिटेक्ट होते हैं। पर जैसे एक बार एक ऑप्शन था जॉन्डिस, पीलिया, बेटा पीलिया का जेनेटिक्स से लेना देना नहीं है, उसमें तो आरबीसीज टूटते हैं, तो हीमोग्लोबिन टूटता है, तो हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन बढ़ता है, तो पीलिया होता है। वो वायरल इंफेक्शन हो सकता है, अल्कोहल के कारण हो सकता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण हो सकता है, एक्सेट्रा। तो दैट इज नॉट डायग्नोस्ड बाय एमनियोसेंटेसिस। ऐसे एक बार क्लेफ्ट लिप आया था, क्लेफ्ट पैलेट आया था, बेटा हमारे दोनों लिप्स और दोनों तालू आधे आधे बनके फिर फ्यूज होते हैं, पर किसी किसी में, मेरे साथ एमबीबीएस में एक लड़की थी जिसको क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम थी, तो उसके दोनों होंठ ऊपर वाले पूरे फ्यूज नहीं थे, हल्के से ऐसे थे, खरगोश जैसे ऐसे। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ये एमनियोसेंटेसिस से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सोनोग्राफी में वैसे ही पता चल जाएगा, ये मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक्सटर्नल अपीयरेंस का डिसऑर्डर है। तो इस तरह की डिजीजेस भी वो दे देंगे, दे कैनॉट बी डायग्नोस्ड। या हार्ट डिजीजेस एक बार ऑप्शन आया था, हार्ट डिजीज को ये नहीं पता कर रहा है, ये सिर्फ जेनेटिक्स रिलेटेड कर रहा है, ठीक है। चलिए अब मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, एक छोटा सा टॉपिक डालो, छोटा सा, बस मैं हल्का सा पढ़ा के छोड़ दूंगी, हल्का सा कॉन्ट्रासेप्शन, चलो रहने दो, क्वेश्चंस करा देती हूँ, छोड़ो, इतना भी छोड़ो। फिर एक काम करो, ये नहीं पढ़ाया मैंने आपको, ये मैं नेक्स्ट क्लास कल पढ़ा दूँ, यहां तक पढ़ लेना सारा, ठीक है। थैंक यू बोलो मेरे को, आओ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हाँ क्वेश्चन, डॉक्टर को फीटस का सेक्स पता चल जाता है क्या? चल सकता है, पर कोई डॉक्टर चलाता नहीं है। हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते सेक्स पता करने में, अनटिल एंड अनलेस सेक्स रिलेटेड डिजीज का खतरा है। तो आजकल तो जैसा मैंने आपको बताया था, सोनोग्राफी मशीन में भी ट्रैकर है। आजकल तो बेटा सोनोलॉजिस्ट वो जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है ना, उस एरिया में प्रोब ढंग से रखते भी नहीं है, हल्का सा बस देख के निकल जाते हैं कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, और पता भी होगा, वो दिख तो जाते ही, इतना एक्सपीरियंस होता है। तो जो सोनोग्राफी करेगा उसको दिखेगा, ऐसे बाहर से नहीं पता चलेगा मेल है फीमेल है, बट बताते नहीं है, कुछ भी हो जाए, घर का रिश्तेदार हो, कोई हो, कितना ही सगा हो, नहीं बताते। आज सगा कल दगा, अरे वाह, ये तो शायरी हो गई अभी अभी।
फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आजादी के 4 साल बाद 90% के ऊपर आना चाहिए। 90% ने करेक्ट आंसरिंग की है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शायरी हो गई ये तो। आज सगा कल दगा, फिर क्या करेंगे। अब्रॉड में बता देते हैं बेटा। यूएस में मुझे पता है, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे जिनकी यूएस में प्रेगनेंसी हुई थी, तो वहां पे तो बता देते हैं, क्योंकि वहां क्या एक्चुअली लड़का होना है तो वो ब्लू नर्सरी बनवाते हैं, लड़की होनी है तो पिंक बनवाते हैं, क्योंकि वहां पे फीमेल फीटिसाइड की प्रॉब्लम नहीं है ना ये वाली, तो वहां पे तो लीगली बता देते हैं, ऑफिशियली बता देते हैं कि बेबी बॉय है या बेबी